नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। जैसे ही वे आखिरकार अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा ने उनके चेहरों को छू लिया। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। उस बड़े हॉल में पहले से ही कुछ अन्य लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके वस्त्र अलग अलग थे, गहरे भूरे रंग के, जिन पर चांदी की किनारी लगी हुई थी, जिससे पता चलता था कि वे सहायक शिक्षक थे। उनमें से प्रत्येक में रैंक 2 के शिखर पर या कम से कम उसके बहुत करीब पहुंचने वाले व्यक्ति का शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। माइकल ने व्याख्यानों से एक दो को पहचान लिया। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें क्षण भर में ही मिल गया, क्योंकि उनके सामने कमरे के केंद्र में एक विशाल गोलाकार चबूतरा स्थित था। एक टेलीपोर्टेशन एरे, विशाल जटिल प्रतीकों, जादुई रेखाओं और चमकती हुई माना नलिकाओं से सजी हुई, जो सांस लेते प्रकाश की तरह हल्की हल्की लहरें पैदा कर रही थी। पूरी संरचना स्थानिक ऊर्जा से गूंज रही थी। पास आने से पहले ही माइकल इसे महसूस कर सकता था। हवा में सूक्ष्म विकृति, एक ही समय में आगे की ओर खींचे जाने और पीछे धकेले जाने की हल्की सी अनुभूति। यह अभ्यास का उपकरण नहीं था, यह अकादमी स्तर का लंबी दूरी का गेट टेस्ट था। सेरा ने दोबारा बोलना शुरू करने से पहले उन्हें कुछ पल उस दृश्य को देखने का मौका दिया। उन्होंने कहा, यह अकादमी द्वारा लंबी दूरी के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य द्वार है। मुख्यालय भले ही यहाँ हो, लेकिन अकादमी की चौकियां पूरे राज्य में फैली हुई हैं। उसने अपना हाथ हल्के से चमकते हुए चबूतरे के किनारे पर रख दिया। इन स्थानों के बीच परिवहन की सुविधा ही वह मुख्य कारण है जिसके चलते हम इस तरह की व्यवस्था बनाए रखते हैं। इससे हमें प्रशिक्षकों, संसाधनों और बचाव दल को तेजी से स्थानांतरित करने में मदद मिलती है। छात्रों को केवल विशेष अवसरों पर ही इसका उपयोग करने की अनुमति मिलती है। सेरा स्थिर आवाज में सरनी के चारों ओर घूमती रही। बेशक चौकियां ही एकमात्र ऐसी जगहें नहीं है जहां हम जा सकते हैं। अकादमी कई प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए सीधे मार्ग बनाए रखती है। वह थोड़ी देर रुकी, फिर सीधे उनकी ओर देखने लगी। और आज औरोरा भर में हर अवेकन अकादमी लोगों को एक ही स्थान पर भेज रही है। कमरा एकदम शांत हो गया। नरक का द्वार, उसने कहा, संघ द्वारा संयुक्त रूप से संरक्षित। छात्रों के बीच बेचैनी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। माइकल को दूसरों जैसा डर बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे हल्की सी जिज्ञासा हुई। फेडरेशन ने इसकी सुरक्षा क्यों की? उसे आश्चर्य हुआ कि तैनात गार्ड किस रैंक के थे। सेरा ने बोलना जारी रखा, नरक का द्वार अपने आप खुला नहीं रहता। यह फेडरेशन के स्थानिक एंकरों द्वारा स्थिर किया जाता है और इसका उपयोग केवल पर्यवेक्षण के तहत ही किया जा सकता है। अस्थिरता को कम करने के लिए सभी अकादमियां एक ही समय में अपने प्रवेश का समन्वय करती हैं। उसने अपना हाथ उठाया और चारों ओर खड़े सहायक शिक्षकों की ओर इशारा किया। ये लोग हमारे प्रस्थान के दौरान टेलीपोर्टेशन सिस्टम को चालू रखेंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि टेलीपोर्टेशन स्थिर रहे। उसके बाद वे आपके साथ नहीं जाएंगे। वह प्लेटफॉर्म पर चढ़ी और उन्हें कतार में खड़े होने का इशारा किया। उसके पैरों के नीचे के प्रतीक स्पंदित हो रहे थे। सहायक शिक्षकों ने अपने हाथ एंकर बिंदुओं पर रखे। माइकल अपनी जगह पर खड़ा हो गया। प्लेटफॉर्म के नीचे से आती गूंज और गहरी होती गई, जो उसके जूतों से हल्की हल्की कंपन पैदा कर रही थी। फिर मानो बाद में याद आया हो, सेरा की निगाहें एक बार फिर माइकल की ओर घूम गईं। और याद रखना, नरक में कोई भी खास नहीं होता। प्रकाश में अचानक उछाल आया। सरनी जागृत हो गई। दुनिया उलट पुलट हो गई और टेलीपोर्टेशन शुरू हो गया। माइकल को लगा कि दुनिया फैल रही है। उसकी दृष्टि सफेद धारियों में धुंधली हो गई, फिर अंधेरा छा गया और फिर कुछ और ही दिखाई देने लगा। उसके बूटों के नीचे एक हल्की सी धमक गूंजी। ठोस जमीन। उसकी सारी इंद्रियां अचानक वापस लौट आईं। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी, खुद को समायोजित करने की कोशिश करते हुए। अपनी शारीरिक बनावट और विजडम के साथ कभी कभार किए गए प्रशिक्षण के कारण वह दूसरों की तरह प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी खिंचाव महसूस कर पाना यह दर्शाता था कि उन्होंने एक ऐसी दूरी तय कर ली थी जो विजडम पलक झपकते ही तय नहीं कर सकता था। वे अब अकादमी के गुप्त क्षेत्र में नहीं थे। इसके बजाय उसके सामने एक विशाल खुला मैदान फैला हुआ था। उसके पीछे माइकल मुड़ा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। एक जंगल, एक बहुत बड़ा। एक क्षण पहले वे अकादमी के भीतर गहराई में स्थित एक सुनियोजित सरणी के ऊपर खड़े थे। अगले ही पल वे बस यहीं आ गए। क्या यह अभी भी वास्तविक दुनिया है? माइकल बता नहीं सका। जहां तक उसे पता था, यह फेडरेशन द्वारा नियंत्रित एक छोटा सा क्षेत्र हो सकता था। माइकल ने आसपास के वातावरण का जायजा लिया और उसके ठीक सामने इमारतों की एक कतार थी। एक सुव्यवस्थित पंक्ति में व्यवस्थित धातु से बनी बहुमंजिला इमारतें, और चारों ओर लोग बिखरे हुए थे। बहुत से लोग, उनमें से अधिकांश युवा थे, लगभग उसकी ही उम्र के, और उन्होंने अकादमी की अलग अलग वर्दी पहनी हुई थी। उनके प्रतीक चिन्ह, रंग और शैली भिन्न भिन्न थे। उनके बगल में पूर्ण युद्ध सामग्री से लैस सैनिक खड़े थे। काले 100 सूट, मजबूत प्लेटिंग, ऊर्जा से चलने वाली राइफलें और चमकती विजर लाइनों वाले हेलमेट। सैनिक बड़ी सतर्कता से सब कुछ देख रहे थे। उनके हाथ हथियारों से कभी दूर नहीं थे। प्रशिक्षक सेरा पहले ही आगे बढ़ रही थी। मेरे पीछे आओ, उसने कहा। हालांकि उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी उन सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। माइकल अपने समूह के बाकी सदस्यों के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था। पहले तो उसने हर चीज का बारीकी से अवलोकन करने की योजना बनाई थी। नया परिवेश हमेशा नई जानकारी लेकर आता है, लेकिन बहुत जल्दी ही वह रुक गया, क्योंकि निगाहें पड़ने लगी थीं। उनकी अकादमी समूह से नहीं, लेकिन चौकी के आसपास के युवाओं से। दर्जनों निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं।
कुछ चौड़े हो गए, कुछ संकुचित हो गए, कुछ लोगों का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अभी अभी किसी पौराणिक जीव को देख लिया हो। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन उतनी धीमी आवाज में नहीं जितनी होनी चाहिए थी। वो वही है, माइकल नॉमन। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उनकी शक्ति का स्तर तीसरे स्थान पर पहुंच गया था? भयानक। माइकल ने उन सभी भावनाओं को महसूस किया। उन्होंने उनकी अनदेखी की, करने की उसने कोशिश की, लेकिन वे घूरते रहे। असल में ऐसा लग रहा था कि लोग किसी सहपाठी के बजाय किसी खतरनाक जानवर का अध्ययन कर रहे हैं। वे सभी यूनिफाइड कॉलेज एग्जाम्स के प्रतिभागी थे। इन सभी को 10 प्रथम श्रेणी की अकादमियों द्वारा यहाँ लाया गया है, और वे उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई बिल्कुल ही अलग प्राणी हो। माइकल के होंठ हल्के से फड़क उठे। वह आसपास देखना चाहता था, लेकिन इतने सारे लोगों की निगाहों के सामने लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई। वह चुपचाप सेरा के पीछे पीछे चलता रहा। उसकी हरकतें सहज थीं, निगाहें उदासीन थीं। अगर उन्हें घूरना है तो घूरने दो। अब तक उसे अपवाद होने की आदत हो चुकी थी। रिन्ने हमेशा की तरह चुपचाप उसके बगल में चल रही थी। उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। सेरा उन्हें सैनिकों के बीच से ले गई, जो प्रशिक्षित पेशेवरों की तरह हर छात्र का बारीकी से आकलन कर रहे थे। उनकी निगाहें माइकल पर थोड़ी देर तक टिकी रहीं, लेकिन छात्रों के विपरीत उनकी निगाहों में न तो विस्मय था और न ही भ्रम, केवल मूल्यांकन। माइकल ने अनदेखा करने का नाटक किया। वे आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे एक विशाल सैन्य चौकी के पास नहीं पहुंच गए, जहां 2 ऊंचे बख्तरबंद द्वार परिसर में प्रवेश द्वार बनाते थे। गेट के ऊपर एक चमकता हुआ साइनबोर्ड ठंडी नीली रोशनी से जगमगा रहा था। चौकी 7, हेल गेट परिधि, केवल अधिकृत कर्मी। सेरा रुकी और अपने समूह की ओर मुड़ी। आउटपोस्ट 7 से बहुत दूर एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया जल रही थी। आकाश लाल था, सूरज नहीं था, केवल एक बेचैन चमक थी जो आकाश से रिसती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो आकाश धीमी गति से बहने वाले लावा से बना हो। हवा इतनी गर्म थी कि फेफड़ों में जलन हो रही थी। काली चट्टानों के उबड़ खाबड़ मैदान पर जीवों का एक समूह गतिमान था। वे किसी भी जानवर से मिलते जुलते नहीं थे। उनकी त्वचा का रंग झुलसी हुई काली से लेकर फीकी बैंगनी और धधकती लाल तक था। कुछ 2 पैरों पर चलते थे, कुछ 4 पैरों पर, कुछ रेंगते थे, कुछ घुटनों के बल चलते थे। कुछ के पंख थे जो शुष्क गर्मी में फड़फड़ाते और फैलते थे। एक आम इंसान की नजर में उनके लिए सिर्फ एक ही शब्द था, राक्षस। वे शिकार करते थे, वे लड़ते थे, वे गुर्राहट और कर्कश ध्वनियों की भाषा में एक दूसरे पर दहाड़ते और चीखते थे। बड़े जीव जब पास से गुजरते तो छोटे जीव तितर बितर हो जाते थे। शिकारी दूसरे शिकारियों पर नजर रखते थे, कमजोरी के जरा से भी संकेत का इंतजार करते थे। यहाँ का दैनिक जीवन ऐसा ही था। एक टूटे हुए पहाड़ के आधार के पास चट्टान में एक गहरा गड्ढा खुल गया। एक गुफा, अंदर गर्मी और भी बढ़ गई। दीवारों में पिघले हुए लावा की धाराएं धड़क रही थीं, जिससे खुरदुरे आंतरिक भाग पर टिमटिमाती रोशनी फैल रही थी। गुफा के अंत में चट्टान के एक उभरे हुए हिस्से में एक कच्चा सिंहासन तराशा गया था। खोपड़ियां, टूटे हुए कवच और मुड़े हुए धातु के आभूषण उसके चारों ओर बिखरे हुए ढेरों में पड़े थे। उस सिंहासन पर एक राक्षस बैठा था, विशालकाय, मानवाकार आकृति का। इसके कंधे इतने चौड़े थे कि किसी राक्षस को भी शर्म आ जाए। इसकी त्वचा गहरे लाल रंग की थी। इसके माथे से 2 सींग पीछे की ओर मुड़े हुए थे, काले और नुकीले, मानो हड्डी से निकले हुए ब्लेड हो। इसकी खोपड़ी में पीली आंखें चमक रही थीं, पुतलियां पतली और तीखी थीं। जब वह हिला तो उसके नीचे की चट्टान चरमरा उठी। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, यह एक दानव स्वामी था, इस स्थान के शासकों में से एक। ये स्थान महज एक दुनिया नहीं था, ये कहीं अधिक विशाल चीज का एक हिस्सा था। नरक। नरक कोई एक दुनिया नहीं थी, नरक अनेक दुनियाओं का समूह था। सच कहें तो इसे अपने आप में एक अलग ही ब्रह्मांड कहा जा सकता है। नरक में 100 लोग थे, और हर जगह, हर मंजिल पर राक्षस रहते थे। हर मंजिल की अपनी पारिस्थितिकी, अपना पदानुक्रम और अपना क्रूर समाज था। निचली मंजिलों पर राक्षस कमजोर और अधिक क्रूर थे, शैतान जैसे जीव, विकृत कुत्ते और छोटे पंखों वाले राक्षस। उच्च पदों पर परिस्थितियां बदल गईं। एक निश्चित समय के बाद से सच्चे शासक प्रकट होने लगे, दानवों के स्वामी। वे पहली मंजिल पर पैदा नहीं हुए थे। कुछ अफवाहों में दावा किया गया था कि कभी कभी पतित दानव स्वामी निचले स्तरों पर गिर जाते थे, लेकिन मूल दानव स्वामी एक निश्चित सीमा के बाद ही प्रकट होने लगे। 20वीं मंजिल से ऊपर कुछ दुनियाओं में वे पहले से ही मौजूद थे। 30वीं मंजिल से ऊपर उनकी उपस्थिति निश्चित थी। उस समय से कोई भी तल एक या अनेक दानव स्वामियों के प्रभुत्व में आ सकता था, जो सामान्य नरकवासियों से ऊपर उठ चुके थे। उनके पास क्षेत्र थे और वे सेनाओं का नेतृत्व करते थे। प्रत्येक मंजिल के ऊपर चढ़ने से दबाव बढ़ता गया। 40वीं मंजिल पर मौजूद राक्षस 20वीं मंजिल पर मौजूद राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। 60वें तल पर मौजूद राक्षस नीचे वालों को बिना किसी प्रयास के कुचल देंगे। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें, एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। और दानवों के स्वामी भी इसी नियम का पालन करते थे। निम्न स्तर के दानव सरदारों का शासन देखने में तो प्रभावशाली लगता था, लेकिन नरक के मानकों के अनुसार वे काफी कमजोर थे। उच्चतर लोगों के मुकाबले वे महज स्थानीय सरदारों के समान थे। मध्य तल के दानव स्वामी ही असली शासक थे। उनका नाम कई तलों तक गूंजता था। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि दानवों के बीच भी उनका सम्मानपूर्वक उल्लेख किया जाता था। उनके ऊपर उच्च दानव स्वामी खड़े थे। कुछ लोग खुद को दानव राजकुमार कहते थे। इनमें से प्रत्येक प्राणी इतना शक्तिशाली था कि यदि उसे समय और स्वतंत्रता दी जाती तो वह निचली मंजिलों पर स्थित दुनियाओं को नष्ट कर सकता था। उनके अस्तित्व ने उनके परिवेश को विकृत कर दिया। उनकी उपस्थिति मात्र से ही धरती का स्वरूप बदल गया।
इन उच्च दानव स्वामियों से भी ऊपर तथाकथित दानव राजकुमारों के अलावा ऐसे प्राणी भी थे जिन्हें नरक के निचले लोकों में लगभग किसी ने कभी नहीं देखा था। 7 दानव राजाओं, इन्हें सामूहिक रूप से 7 पापों के नाम से जाना जाता है। गर्व, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, वासना, लालच, आलस। नरक की सबसे ऊपरी परतों में बिखरे हुए 7 सिंहासन, 7 राक्षस जो साधारण दानव राजकुमारों के स्तर से ऊपर उठ चुके थे, जिनमें से प्रत्येक एक पाप का इतना पूर्ण रूप से प्रतीक था कि उनका अस्तित्व ही वास्तविकता को विकृत कर देता था। और इन सबसे भी ऊपर अंतिम मंजिल पर कुछ और ही था, दानव देवता। लेकिन 30वीं मंजिल पर भद्दे सिंहासन पर बैठा दानव स्वामी राजाओं या राजकुमारों के बारे में नहीं सोच रहा था। वह केवल अपने बारे में सोच रहा था। उनकी आंखों में जागरूकता की चमक थी। वह फिर से जीवित हो गया था। उसने धीरे धीरे अपने पंजे फैलाए। वह हाल ही में पुनर्जीवित हुआ था। एक पल बीता और उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी जीभ पर राख और पिघली हुई हवा का स्वाद था। दरअसल यह उनका पहली बार पुनर्जीवित होना नहीं था, बल्कि इसके विपरीत ये कई बार हो चुका था। राक्षस कभी सचमुच नहीं मरते थे। उनकी आत्माएं नरक से बंधी हुई थी। उस लोक की संरचना ही उन्हें वापस खींच लाती थी। लेकिन विडंबना यह है कि सबसे अधिक मरने वाले, सबसे भयावह और हिंसक तरीके से मरने वाले राक्षस कमजोर नहीं थे। वे निचले स्तर के दानव स्वामी थे। 30वीं मंजिल से ऊपर पुनर्जन्म लगभग अनिवार्य था। इससे ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को मरना पड़ता था या कम से कम एक बार मर चुका होना चाहिए था। तभी नरक के मार्ग उन्हें स्वर्गारोहण के लिए स्वीकार कर सकते थे। बेशक इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। निम्न स्तर के दानव स्वामियों को मारना आसान नहीं था, लेकिन उनसे ऊपर के राक्षसों की तुलना में वे मानो नवजात शिशुओं के समान थे। उन्हें शिकार करने के लिए कई शक्तिशाली प्राणी मौजूद थे। वास्तव में उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि कुछ विशेष मंजिलों पर पूरे समूह इस उद्देश्य से प्रतीक्षा करते थे कि पुनर्जीवित दानव स्वामियों के पुनः प्रकट होते ही उन्हें मार सकें। यह बहुत ही दयनीय था। एक अपमानजनक चक्र। पुनर्जीवित करें, हत्या कर दी गई, पुनः जीवित हो उठो, फिर से हत्या कर दी गई। बार बार जब तक किया तो दानव स्वामी अपनी अदम्य हठधर्मिता के बल पर ऊपर की ओर नहीं चढ़ गया या फिर हमेशा के लिए विस्मृति में समा नहीं गया। ये दानव स्वामी उस दिनचर्या को बहुत अच्छी तरह जानता था। इसीलिए अब उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि इस बार जब वह अपने पुराने सिंहासन पर पुनर्जीवित हुआ तो गुफा खाली थी। वहां कोई शिकारी मौजूद नहीं था। उसे भेदने के लिए कोई तलवारें इंतजार नहीं कर रही थीं। उसके होश में आने से पहले ही उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए कोई घात लगाकर बैठा नहीं था। मौन, गर्मी, शांति। पिछले कुछ 100 वर्षों में ऐसा केवल कुछ ही बार हुआ था। वह धीरे धीरे सिंहासन से उठा। दीवारों में पिघली हुई नसें नरक की धड़कन की तरह धड़क रही थीं। उसने अपना सिर उठाया, हवा को सूंघा, उन हत्यारों के निशान तलाश रहा था जो आमतौर पर उसका इंतजार करते थे। कुछ नहीं। उसके मन में एक दुर्लभ और खतरनाक विचार आया। अब जब वह दोबारा प्रकट हो गया था तो निचली मंजिलों से नीचे उतरने में किसी को भी कठिनाई होगी। उसकी उपस्थिति सबसे बलवान लोगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए नीचे जाने का रास्ता रोक देगी। इस विचार से उसे सतर्क हो जाना चाहिए था। इसके बजाय वो मुस्कुराया। गुफा में एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, जिससे बाहर मौजूद छोटे राक्षस सहम गए। उसे ऊपर क्या हो रहा था इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि जो शिकारी आमतौर पर उसे नोच नोच कर मारने के लिए इंतजार करते थे वे क्यों गायब थे। उसे जो पता था वह सरल था। अगर इस मंच पर उनका समय फिर से कम होने वाला था तो वे इसका पूरा फायदा उठाएंगे। इसका आनंद लें। यहाँ बैठे बैठे अपना नया जीवन बिताना व्यर्थ होगा, उसने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज पत्थरों को पीसने जैसी लग रही थी। उसके नुकीले पंजे ने आर्मरेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसने खुद को पूरी तरह से पैरों पर खड़ा कर लिया। उसने नीचे की मंजिलों के बारे में सोचा। पब उन्हें आए हुए काफी समय हो गया था, बहुत लंबा। जैसे ही भूख फिर से जागृत हुई उसकी जीभ नुकीले दांतों पर फिसल गई। छोटे राक्षसों को चीर फाड़ देना एक बात थी। उनका खून गर्म और कड़वा था, उपयोगी तो था लेकिन साधारण था। लेकिन जो बात उसकी यादों में बसी हुई थी वह अलग थी। अन्य जातियों का रक्त, पराजित दुनियाओं से घसीटे गए नश्वर प्राणी, दूर दराज के लोगों से आए जीव। हर जाति की अपनी अलग रुचि, शक्ति और आत्मा का अलग भार था। और उनमें से एक जाति उनकी स्मृति में विशेष रूप से बसी हुई थी। कल्पित बोने। उनका रक्त चमकीला था, उनका शरीर दृढ़ था, उनकी आत्माएं निर्मल और तीव्र थीं। राक्षसों के बीच इस बात पर अंतहीन बहस होती रहती थी कि किसका स्वाद सबसे अच्छा है, किससे चुराई गई शक्ति का सबसे तीव्र आनंद मिलता है। एल्व्स हमेशा शीर्ष 3 में रहते थे और उनकी निजी राय में वे हर चीज में सर्वश्रेष्ठ थे। उत्तम दास, शानदार ट्रॉफियां, बढ़िया भोजन। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। शायद, उसने धीरे से कहा, मुझे फिर से कोई बोना मिल जाए। वह सिंहासन से नीचे उतरा। उसके भार से गुफा हल्की सी कांप उठी। बाहर मैदान में मौजूद राक्षसों ने उसकी उपस्थिति महसूस की और सहज प्रवृत्ति से इधर उधर बिखर गए। यदि ऊपर से कोई अधिक शक्तिशाली शक्ति आई होती, यदि कोई महान इच्छा शक्ति 30वीं मंजिल पर दबाव डाल रही होती, तो वह समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाती। तब तक वह अपने क्षेत्र में घूमता रहेगा। निचली मंजिलों पर स्थित पबों में जाकर शराब पिए। जो भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत करे उसे कुचल डालो। और अगर भाग्य मेहरबान रहा तो अगली बार पुनर्जीवित होने से पहले उसे एक बार फिर एल्फ का खून चखने का मौका मिलेगा, इससे पहले कि कोई उसे मार डाले। इसी बीच ऑरोरा में नरक में क्या हो रहा था उससे अनजान कई अकादमियां अपने छात्रों को वहां भेजने के लिए तैयार थीं। माइकल ने अपनी ओर से अपना चोला पहले ही अपने भंडारण स्थान में रख दिया था और उसका काला कवच सबके सामने था। सच कहें तो माइकल के शरीर पर जो कवच है वह इस समय उसे किसी भी तरह की वास्तविक क्षति से बचा नहीं पाएगा। उसकी वर्तमान स्थिति में ये कवच कार्यात्मक से अधिक प्रतीकात्मक है। अगर कोई चीज उसे घायल करने के लिए काफी मजबूत भी हो तो भी कोई फर्क पड़ने से पहले ही कवच चकनाचूर हो जाएगा।
अगर कुछ था भी तो इसे पहनने का मकसद सिर्फ दिखावे के लिए था, क्योंकि अगर वह इसे नहीं पहनता तो वह रिन्ने से भी ज्यादा अलग दिखेगा। एक जादूगर का केवल एक ढीला चोला पहने हुए राक्षसों और शत्रुतापूर्ण प्राणियों से भरे क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, इसलिए कवच उसके शरीर पर ही रहा। माइकल ने अपने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। चौकी पहले से कहीं अधिक भीड़भाड़ वाली थी। इस समय ऑरोरा में स्थित सभी जागृति अकादमियों से नरक में प्रवेश करने वाले सभी छात्र अंततः एकत्रित हो गए थे, जिससे पूरा स्थान एक जीवन जगह में बदल गया था। अधिकांश छात्रों ने अपनी अकादमी की पोशाकें पहले ही सुरक्षित रख दी थीं। पहचान के प्रतीक चिन्हों और रंगों के बिना ये बताना लगभग असंभव था कि कौन किस अकादमी से संबंधित है, जब तक कि वे अपने अपने समूहों के साथ खड़े न हों। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ हर कोई इंसान था। नरक में अकादमी की प्रतिद्वंद्विता का कोई महत्व नहीं था। वहां वे एक तरफ थे और बाकी सब दूसरी तरफ। पास ही में एक प्रशिक्षक छात्रों के एक समूह को नियमों की याद दिला रहा था, जिसे सुनकर माइकल को सुने। वह व्यक्ति इतनी जोर से बोल रहा था कि उसकी बात आसपास के सभी लोगों तक पहुंच गई। केवल राक्षस ही खतरा नहीं होंगे। नरक में अन्य जातियां भी विद्यमान थीं। कुछ हिंसक थीं, कुछ मनुष्यों पर देखते ही हमला कर देती थीं, कुछ जानबूझकर मनुष्यों का शिकार करती थीं। अतीत में ऐसे भी वाकये हुए थे जब अन्य जातियों ने राक्षसों से भी अधिक लोगों को मार गिराया था। चेतावनी सीधी सादी थी, ध्यान से, सतर्क रहो, यदि संभव हो तो समूह बनाकर चले, संख्या में शक्ति होती है। माइकल ने अलग अलग छात्रों की प्रतिक्रिया देखी। हालांकि इस चेतावनी ने उनके मूड को गंभीर बना दिया, लेकिन इससे उनकी रुचि भी बढ़ गई। सौभाग्य से उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि जल्दी छात्रों को एक विशाल इमारत के अंदर एक विशाल पोर्टल की ओर ले जाया गया। पोर्टल रंगों का एक अव्यवस्थित मिश्रण था और पोर्टल के चारों ओर फेडरेशन के सैनिक मौजूद थे, जिनकी ताकत और उपकरण बाहर मौजूद सैनिकों की तुलना में कहीं बेहतर थे। चौकी का यह हिस्सा आंशिक रूप से रक्षा के लिए बनाया गया था। यहाँ तैनात सैनिक न केवल लोगों को नरक के द्वार से सुरक्षित निकालने के लिए थे, बल्कि उन दुर्लभ मौकों पर राक्षसों के घुसपैठ से बचाव के लिए भी थे। और इससे भी बुरी बात यह थी कि वे उन राक्षसी अलौकिक शक्तियों से भी बचाव करते थे जो कभी कभी मानव जगत में गड़बड़ी पैदा करने के लिए निकल आती थी। अधिक शक्तिशाली सैनिकों की उपस्थिति तर्कसंगत थी। इमारत के अंदर का वातावरण बदल गया जब एक नया व्यक्ति आगे बढ़ा। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो एक आकर्षक 100 सूट पहने हुए था, मुस्कुराते हुए वहां जमा हुए छात्रों की ओर बढ़ा। उसकी चाल शांत और आत्मविश्वास से भरी थी और पास खड़े सैनिक सम्मानपूर्वक थोड़ा और सीधे खड़े हो गए। माइकल ने उस व्यक्ति पर अपनी किसी भी क्षमता का प्रयोग नहीं किया, फिर भी वह इसे महसूस कर सकता था। वह शांत दबाव, कम से कम रैंक 3। एक मजबूत व्यक्ति। विशाल भीड़ को देखकर बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तुम बच्चे संघ का भविष्य हो। उनका लहजा स्नेहपूर्ण था, लगभग दादाजी जैसा। गर्व करो, उसने जारी रखा। भले ही आपके प्रशिक्षकों ने आपको पहले ही बता दिया हो, मैं इस भाग को स्पष्ट रूप से समझाऊंगा, क्योंकि इसे समझना आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसने अपने पीछे मौजूद विशालकाय घूमते हुए द्वार की ओर इशारा किया। नरक का ये विशेष द्वार संघ द्वारा स्थिर किया गया है। ये सीधे नरक के पहले तल तक जाता है। उनकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसकी जगह ही एक गंभीर भाव आ गया। और वापसी यात्रा के विपरीत, पोर्टल में प्रवेश करने का मतलब है कि आप यादृच्छिक स्थानों पर पहुंचेंगे। आप अपने दोस्तों के बगल में नहीं उतरेंगे। आप एक समूह के रूप में दिखाई नहीं देंगे। कुछ युवा छात्रों के बीच बेचैनी की लहर दौड़ गई। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से जैसे ही आप उस दुनिया में पहुंचे, समूह बना लें। कम से कम शुरुआत में तो ऐसा ही करें। पहली मंजिल पर आप जैसे शक्तिशाली लोगों के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं है। वहां के राक्षस इतने कमजोर हैं कि वे आपको धमका नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रखना। उसने एक उंगली उठाई। आप वहां अकेले नहीं हैं। मौन। उनकी आवाज धीमी हो गई। यदि आप लापरवाह हो जाते हैं और किसी दूसरी जाति में शामिल हो जाते हैं, तो आपको इसका पछतावा होगा, या हो सकता है कि आपको पछतावा करने का मौका भी न मिले। उसने ताली बजाई और एक सैनिक धातु का बक्सा लेकर आगे बढ़ा। बूढ़े आदमी ने उसे खोला। अंदर दर्जनों छोटे उपकरण थे जो देखने में घड़ी और कंपास के मिश्रण जैसे लगते थे। सैनिक भीड़ के बीच से गुजरते हुए प्रत्येक छात्र को एक एक वस्तु सौंपते गए। ये उपकरण केवल नरक के अंदर ही सक्रिय होंगे। एक बार प्रवेश करने के बाद संकेतक आपको पहली मंजिल पर स्थित फेडरेशन स्टेशन तक ले जाएगा। माइकल ने अपना उपकरण स्वीकार कर लिया। बूढ़े व्यक्ति ने उन सभी को आखिरी बार मुस्कुराकर देखा। याद रखें, यह तो सिर्फ पहली मंजिल है। इसे अपनी शुरुआत समझें, सीखें, खुद को ढालें और अपने अकादमियों को गौरवान्वित करें। वह पीछे हट गया। सैनिकों ने अपने हथियार तैयार मुद्रा में उठा लिए। पोर्टल और भी अधिक चमकीला हो गया। हिंसक रंगों से जगमगा उठा जो तरल लो और टूटे हुए कांच की तरह मुड़ रहे थे। माइकल ने स्थानिक ऊर्जा का हल्का सा खिंचाव महसूस किया। रिन ने आगे बढ़ी। प्रशिक्षकों ने संकेत दिया। ये समय था। रिन ने पोर्टल के पार कदम रखा। माइकल उनके पीछे पीछे गया। दुनिया बिखर गई। कुछ क्षणों के लिए वहां कुछ भी नहीं था, फिर सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके जूते किसी चीज में धंस गए जिससे चरमराहट की आवाज आई। माइकल ने पलकें झपकाईं। बर्फ। वह एक विशाल सफेद मैदान के बीचों बीच खड़ा था। उसके ऊपर का आकाश एक फीकी धूसर चादर जैसा था, भारी और स्थिर, जिस पर गहरे बादलों की हल्की लकीरें धीरे धीरे तैर रही थीं। सूरज नहीं था। जमी हुई जमीन पर हवा चलती रही, जो बर्फ के टुकड़ों को उड़ाकर उसके कवच और त्वचा को छूती हुई निकल रही थी। माइकल ने नीचे देखा। उसके जूतों के नीचे जमी हुई बर्फ की एक मोटी परत ने जमीन को ढक रखा था। कहीं कहीं नुकीले काले पत्थर टूटे हुए दांतों की तरह उभरे हुए थे, लेकिन अधिकांश भूभाग सफेद बर्फ से ढका हुआ था। दूर क्षितिज पर पाले से ढके पहाड़ नुकीले और कठोर रूप में उभर रहे थे। उनकी चोटियां नीचे लटके बादलों में खोई हुई थीं।
हवा शुद्ध थी, इतनी शुद्ध कि लोग नरक के बारे में आमतौर पर जो कल्पना करते हैं उससे कहीं अधिक शुद्ध। एक पल के लिए यदि हवा में व्याप्त सूक्ष्म भार और विचित्र सन्नाटा न होता तो यह मानव जगत का कोई दूरस्थ बर्फीला बंजर इलाका प्रतीत हो सकता था। माइकल एकदम स्थिर खड़ा रहा और अपनी इंद्रियों को अभ्यस्त होने दिया। किसी को भी धोखा नहीं खाना चाहिए। इसे नरक कहा जाता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वहां सब कुछ आग और लावा ही था। लोग कहते थे कि हर मंजिल अपने आप में एक अलग दुनिया है, इसके पीछे एक वजह थी। वह ये बात जानता था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना एक अलग ही अनुभव था। उसे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह नरक में प्रवेश कर चुका है। माइकल ने धीरे से सांस ली। उसने अपनी सांस को धुंध के बादल की तरह छोड़ा जो ठंडी हवा में बह गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ दिया। 100 मीटर, 1000, 2000, 5000 मीटर, उसकी चेतना जमी हुई मैदानी भूमि पर केंद्रित हो गई। हवा के हर बदलाव, बर्फ में होने वाली हर हलचल, बर्फीली सतह पर होने वाली हर क्षणिक हलचल का पता लगा रही थी। कुछ नहीं, न कोई राक्षस, न कोई अन्य जाति, न कोई छिपे हुए जानवर। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां कोई अन्य छात्र नहीं थे। वह बिल्कुल अकेला था। तो ये सुरक्षित है फिलहाल के लिए। बिना किसी झिझक के माइकल ने भीतर की ओर हाथ बढ़ाया और हथेली के आकार के क्षतिग्रस्त ताबूत को प्रकट किया। ताबूत से 2 परछाइयां बाहर निकली। जैसे ही 2 मरे हुए प्राणी उसके बगल में प्रकट हुए, हवा में एक लहर दौड़ गई। उन्होंने कुछ पल के लिए अपना मानव रूप धारण किया और फिर रंगीन लकीरों में विलीन हो गए। एक पल बाद वे दोनों उसके चारों ओर कोमल प्रकाश की लकीरों की तरह मंडराने लगी और फिर क्लिक करें, वे उसके कानों पर टिक गए और सहजता से तितली के आकार की बालियों में बदल गए। बाईं ओर नीला रंग, दाईं ओर बैंगनी रंग। द्वार में प्रवेश करने से पहले उसने उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दिया था, क्योंकि उसे चिंता थी कि पोर्टल उन्हें अलग अलग इकाइयों के रूप में पहचान सकता है और वे अलग हो जाएंगे। अब जब वह नरक में था तो उसे ऐसी कोई चिंता नहीं थी। माइकल ने अपनी कलाई उठाए और फेडरेशन अधिकारी द्वारा उन्हें दी गई छोटी घड़ी को छुआ। पब फ्यूचर एड्स। एक अकेला तीर प्रकट हुआ जो स्पंदित प्रकाश से जगमगा रहा था। यह उसके दाहिनी ओर इशारा कर रहा था। माइकल ने सिर हिलाया। अच्छा, कम से कम मैं अब बेवजह नहीं भटकूंगा। उसने दूर तक फैले सफेद मैदानों पर नजर डाली। परिदृश्य इतना विस्तृत था कि उसकी दृष्टि से भी क्षितिज पर बर्फ, पत्थर और दूर स्थित पहाड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने घड़ी को थोड़ा सा झुकाया और सुई की नोक को समायोजित होते और फिर से उसी दिशा में खींचते हुए देखा, जिससे मार्ग की पुष्टि हो गई। ये छोटी सी चीज उसकी मार्गदर्शक बनने वाली थी। उन्होंने अकादमी के मूल्यांकन मिशन के बारे में सोचा। लक्ष्य शब्दों में तो सरल था, लेकिन उसे अमल में लाना कठिन था। नरक की 5 मंजिलें पार करें। 5वीं मंजिल से किसी दानव के होने का सबूत लेकर आओ, तभी मूल्यांकन पूर्ण होगा। ऐसा करने के लिए उसे पहले दूसरी मंजिल का प्रवेश द्वार ढूंढना था, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, और अंत में 5वीं मंजिल का। बिना सोचे समझे आगे बढ़ना मूर्खता होगी। यह उसके लिए खतरनाक तो नहीं होगा, लेकिन समय की बर्बादी जरूर होगी। उसने एक बार फिर कंपास पर नजर डाली। पहले फेडरेशन स्टेशन की ओर जाना बेहतर होगा। जानकारी इकट्ठा करना, मार्गों की पुष्टि करें, वर्तमान फर्श की स्थिति को समझें, फिर आगे बढ़ो। माइकल ने एक बार फिर अंतहीन बर्फीले परिदृश्य पर नजर डाली। अरे बाप रे! उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। फिर भी यह नरक जैसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह बेहतर जानता था। जैसे ही वह आराम करता, उसे याद आ जाता। माइकल चलने लगा। उसके बूट बर्फ पर धीरे धीरे चरमरा रहे थे। हर कदम स्थिर और धीमा था। पीछे बर्फ की हल्की लकीर छोड़ता जा रहा था, जिसे हवा धीरे धीरे अपने अंदर समा रही थी। उसकी छोटी घड़ी की सुई स्थिर थी, उसे क्षितिज से परे दूर स्थित फेडरेशन स्टेशन की ओर खींच रही थी। वह अपनी इंद्रियों को व्यापक रूप से फैलाए रखता था, हमेशा 5000 मीटर दूर तक, हमेशा स्कैन करता रहता था। यहाँ की दुनिया शांत थी। माइकल कुछ मिनट तक बिना किसी घटना के चलता रहा, बर्फ और हवा किले को अपने विचारों का मार्गदर्शन करने देता रहा। तब उसकी इंद्रियां फड़क उठीं, कुछ उसकी चेतना के दायरे में प्रवेश कर गया। 2 हस्ताक्षर बार बार टकराते हैं, जिससे ऊर्जा की लहरें उठती हैं जो जमी हुई जमीन में हल्की हल्की सी फैलती हैं। एक लड़ाई, लेकिन यही वह बात नहीं थी जिसने उन्हें रुकने पर मजबूर किया। ये हस्ताक्षरों की प्रकृति थी। माइकल के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसकी धड़कन एक बार फिर थोड़ी तेज हो गई। एक अनुमान लगाया गया। उसकी उत्सुकता और तीव्र हो गई। उसके होंठ हल्के से फड़फड़ाए। उसे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी उसका सामना किसी से होगा, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। नरक में अनुमान लगाना खतरनाक था, यहां तक कि उनके लिए भी। चलो देखते हैं। अगले ही पल माइकल अपनी जगह से एकदम गायब हो गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पीछे बर्फ तेजी से फटने लगी। वह जमे हुए मैदानों पर एक लकीर की तरह दौड़ रहा था। वह ठंडी हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी निगाहें दूर सामने चल रहे भयंकर संघर्ष पर टिकी हुई थीं। अचानक गति बढ़ने से उसकी कलाई पर लगा कंपास झिलमिला उठा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह अपना रुख स्थायी रूप से नहीं बदल रहा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदल रहे हैं। माइकल ने पल भर में दूरी कम कर ली और अदृश्य होने के लिए अपनी गति को इतना धीमा कर लिया। काले पत्थर की एक ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी पर रुकते ही उसके चारों ओर बर्फ धीरे धीरे गिरने लगी। उसकी निगाहें नीचे की ओर टिक गईं। जिस टकराव की आशंका उन्हें थी, वह पूरी तरह से सामने आ गया। 2 आकृतियां बर्फ से ढकी जमीन पर तेजी से दौड़ रही थीं। उनकी हर हरकत सफेद परिदृश्य में हिंसक लकीरें बना रही थी। पहला योद्धा एक लंबा चौड़ा योद्धा था, जिसने केवल जानवरों की खाल से बनी एक पतली सी स्कर्ट पहनी हुई थी। उसकी मांसपेशियां मजबूत और लोहे की तरह गठीली थीं। उसकी त्वचा पर हल्की सी मिट्टी जैसी चमक थी और उसके पैर बर्फ में मुश्किल से धंस रहे थे। उसका हर कदम मानो पहाड़ का भार ढो रहा हो। उसके हाथ में हड्डियों से बनी एक विशाल तलवार थी। उनका प्रतिद्वंदी भी एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था, लेकिन बिल्कुल अलग।
शारीरिक रूप से वह पहले की तुलना में कहीं कम डरावना दिखता था। पतला, अधिक सुंदर, लगभग नाजुक, वह रक्षात्मक मुद्रा में लड़ रहा था। उसके कदम हल्के थे, मानो बर्फ पर तैर रहे हों। उसकी तलवार हल्की सी ऊर्जा से जगमगा रही थी और हर वार के साथ एक हल्की सी धात्विक गूंज सुनाई दे रही थी। उस विशालकाय योद्धा की तुलना में वह कमजोर प्रतीत होता था, लेकिन वह तेज था, सटीक, और बार बार पीछे धकेले जाने के बावजूद वह गिरा नहीं था। जैसे जैसे विवरण स्पष्ट होते गए, माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। पशु की खाल से बनी स्कर्ट पहने वह विशालकाय योद्धा कोई साधारण क्रूर व्यक्ति नहीं था। वह एक बर्बर था, लेकिन उस तरह का नहीं जैसा पृथ्वी के इतिहास की किताबों में वर्णित है। यह एक ऐसी जाति से संबंधित था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह प्राचीन जनजाति क्षेत्र से आई थी। माइकल ने उनके बारे में पढ़ा था। आपस में युद्धरत कबीलों की दुनिया, एक ऐसी संस्कृति जो रक्तपात के आधार पर निर्मित हुई है, एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे बोलना सीखने से पहले ही पत्थर उठाते थे। प्राचीन साम्राज्य के बर्बर लोग अपनी अविश्वसनीय शारीरिक क्षमता, भूमि से अपने स्वाभाविक जुड़ाव और अपनी भयानक युद्ध प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। इस ब्रह्मांड में नस्ल की अवधारणा बहुत वास्तविक और बहुत कठोर थी। यह पृथ्वी की तरह नहीं था, जहां लोग नस्ल के बारे में बात करते थे लेकिन अंत में हर कोई इंसान ही होता था। यहाँ ये बात लागू नहीं होती थी। यहाँ तक कि जो प्राणी दिखने में मनुष्य जैसे लगते थे, वे जरूरी नहीं कि मनुष्य ही हो या उन्हें मनुष्य कहा जाता हो। यहाँ तक कि इंसानों के बीच भी चीजें जटिल हो गईं। अरोरा के लोग खुद को केवल मनुष्य मानते थे, लेकिन विशाल ब्रह्मांड में मनुष्य की अन्य शाखाएं भी मौजूद थीं। जब अन्य जातियां उनके बारे में बात करती थीं, तो वे उन्हें मनुष्य नहीं कहती थीं। उन्होंने कहा कि वे अरोरा के इंसान थे। ब्रह्मांड के लिए वे कई शाखाओं में से केवल एक शाखा थे। शाही मानव, आकाशीय मानव, शून्य में जन्मे मानव, प्रत्येक की अपनी अपनी प्रतिभाएं, इतिहास और वंशानुगत विशेषताएं हैं। इसलिए जब माइकल ने नीचे खड़े योद्धा को देखा, तो उसे केवल जानवरों की खाल से बनी स्कर्ट पहने एक बलवान व्यक्ति ही नहीं दिखाई दिया। उसने एक दौड़ देखी, और विभिन्न नस्लों का आपस में मेलजोल इतनी आसानी से नहीं होता था। उन जातियों को छोड़कर जो एक ही क्षेत्र में शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में थी, या जिन्होंने गठबंधन बनाए थे, या जिनकी दुनिया एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त समय तक एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती थी, ब्रह्मांड में मिश्रित रक्त वाले लोगों का जीवन अक्सर कठिन होता था। कुछ मिश्रित नस्लों के लोगों का सम्मान किया जाता था यदि उनके माता पिता की नस्लें घनिष्ठ सहयोगी थीं। कुछ को बर्दाश्त किया गया, लेकिन बहुत से लोगों ने एक अजीब और अन्यायपूर्ण बोझ उठाया। दोनों पक्षों की ओर से भेदभाव। दो संगत नस्लों के बीच जन्मा बच्चा दोनों द्वारा ही अस्वीकार किया जा सकता है। उसे अशुद्ध समझा जा सकता है, उसे एक गलती समझा जा सकता है, उसे ऐसा समझा जा सकता है जिसका कहीं कोई स्थान नहीं है। जैसे ही माइकल नीचे हो रही लड़ाई को देख रहा था, ये सच्चाई उसके विचारों में आ गई। वह विशालकाय बर्बर योद्धा निश्चित रूप से प्राचीन जनजाति क्षेत्र का शुद्ध रक्त वाला था, लेकिन दूसरा वाला, पतले शरीर और हल्के कदमों वाला वह बर्बर योद्धा, एक बर्बर व्यक्ति ऐसा नहीं दिखना चाहिए। माइकल बर्बर लोगों के विभिन्न प्रकारों के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। वह निश्चित रूप से मिश्रित वंश का था। वह असल में किस नस्ल का है? माइकल मन ही मन सोचने लगा। और क्या मेरे लिए इस तरह देखते रहना ठीक है? अलौकिक जगत में भी शिष्टाचार का पालन किया जाता था। युद्ध के दौरान दूसरों की जासूसी करना शत्रुता के रूप में लिया जा सकता है, विशेषकर यदि कोई इतना शक्तिशाली हो कि लड़ाई की दिशा बदल सके। हालांकि माइकल कुछ दूरी पर खुले में था, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरे उसे ढूंढ लेंगे, क्योंकि ब्लू और पर्पल की मायावी क्षमताओं ने उसे पूरी तरह से छिपा दिया था। दूसरा कारण नीचे दिए गए दो की शक्ति थी। वे मजबूत थे, लेकिन माइकल समझ गया था कि वे सिर्फ औसत दर्जे के रैंक 2 के शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने वर्ग आधारित जागृति लाने वालों की तरह नहीं, बल्कि कृषकों की तरह लड़ाई लड़ी। लेकिन वह गलत भी हो सकता है। ऐसे कई जागृति लाने वाले लोग थे जिनकी बुनियाद बहुत ही साधारण थी। फिर भी माइकल जैसे किसी व्यक्ति के लिए वे केवल औसत दर्जे के थे, और एक औसत व्यक्ति ब्लू और पर्पल के भ्रम को नहीं समझ सका। वह पहाड़ी की चोटी पर दुबका रहा, उसकी इंद्रियां शांत और स्थिर थीं, और उसकी आंखें बढ़ती दिलचस्पी के साथ संघर्ष को देख रही थीं। लड़ाई और भी भयंकर हो गई। विशालकाय बर्बर योद्धा दहाड़ा, जमीन पर पैर पटका और बर्फ में एक जोरदार झटका पैदा कर दिया। बर्फ ऊपर की ओर उड़ गई। मिश्रित नस्ल का योद्धा कई मीटर पीछे खिसक गया। उसके जूते जमीन को मुश्किल से छू रहे थे, और तलवार ने झटके से वार के अंतिम हिस्से को मोड़ दिया। माइकल ने अपनी सुविधाजनक स्थिति से भी उस बल को महसूस किया, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं थी। वह चुपचाप बिना हिले डुले देखता रहा। ब्लू और पर्पल को अपने चारों ओर संपूर्ण छुपन का पर्दा बनाए रखने दिया। वे दोनों मरे हुए प्राणी न केवल मायाजाल रचने में माहिर थे, बल्कि वे सहज रूप से वातावरण के प्रति संवेदनशील भी थे। दृष्टि और ध्वनि की सीमाओं पर सूक्ष्म विकृतियां फैलाते थे, जिससे माइकल को ऐसा महसूस होता था जैसे वह दुनिया के भीतर एक खाली जगह हो, बिना किसी की नजर में आए देखने के लिए एकदम सही। उसकी निगाहें एक बार फिर मिश्रित वंश के और शुद्ध बर्बर व्यक्ति पर टिक गईं। क्या मुझे दखल देना चाहिए? माइकल ने सोचा, या बस देखते रहना चाहिए? अंत में माइकल को लगा कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी प्राचीन जनजाति का साम्राज्य अरोरा का सहयोगी नहीं था, इसलिए उनके लोगों के बीच चल रही किसी भी दुश्मनी या व्यक्तिगत झगड़ों में दखल देने का कोई कारण नहीं था। बल्कि यहां मरने वाले के लिए शायद यह उतना बुरा भी न हो। माइकल के विचार एक पल के लिए कहीं और भटक गए। शायद इसका कारण अंधकार में तत्वों के साथ उसका बढ़ता हुआ गहरा संबंध था। शायद ये जादू टोना के अध्ययन से प्राप्त हुई उसकी व्यवहारिक समझ थी, या शायद ये कई दिनों तक ड्रैगन और देवताओं की कब्रों की खुदाई करने जैसी इच्छाओं से संबंधित विषयों पर पढ़ने का ही परिणाम था। कारण चाहे जो भी हो, माइकल की नैतिक संहिता इस तरह से झुकने लगी थी जिससे धर्मी लोग भी परेशान होने लगे थे।
अब नरक में दो अजनबियों के एक दूसरे को मार डालने का विचार उसे ज्यादा विचलित नहीं करता था। उसने कुछ और सेकंड तक देखा। शुद्ध बर्बर योद्धा फिर दहाड़ा, उसकी हड्डी की तलवार बेरहमी से तिरछी दिशा में वार करती हुई नीचे आए। मिश्रित वंश के योद्धा ने अपना शरीर मोड़ा, तलवार बड़े हथियार पर फिसलती हुई आगे बढ़ी और बल को इतनी ही दिशा में मोड़ा कि उसका सीना फटने से बाल बाल बच गया। फिर भी झटके से वह पीछे की ओर फिसल गया। उसके बूट बर्फ में दो लकीरें बनाते हुए आगे बढ़े। सफेद जमीन पर खून के हल्के हल्के धब्बे फैले हुए थे। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। नरक वास्तव में एक चौराहा था। माइकल झुकी हुई मुद्रा से सीधा हो गया। उसने युद्ध क्षेत्र पर अंतिम नजर डाली। उसने दोनों आकृतियों को अपने मन में बसा लिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम फिर मिलेंगे। बेहतर होगा कि हमारी मुलाकात इस स्थिति से बेहतर हो। समय ही फैसला करेगा। माइकल ने मुंह फेर लिया। नीला और बैंगनी रंग उसके चारों ओर समायोजित हो गए। उनका मायावी क्षेत्र उसकी गति के साथ प्रवाहित हो रहा था। नीचे लड़ रहे दो लोगों को ऐसा लग रहा था मानो उनके ऊपर कभी कुछ था ही नहीं, केवल बर्फ, पत्थर और उनके अपने युद्ध का भार। बर्फ से ढके मैदान माइकल के सामने खुल गए। उसने अपनी कलाई को थोड़ा ऊपर उठाया। छोटी घड़ी झिलमिला उठी। सुई स्थिर थी, अभी भी उसी दिशा में इशारा कर रही थी जहां पहले कर रही थी। काम पर वापस चलते हैं, उसने धीरे से कहा। इसके साथ ही वह बर्बर संघर्ष की दूर दूर तक गूंजती आवाजों को पीछे छोड़ते हुए चमकते हुए तीर का पीछा करते हुए फेडरेशन स्टेशन की ओर बढ़ा। उसके बूट ताजी बर्फ में चरमरा रहे थे। उत्पत्ति की भूमि में दूसरा माइकल पहले ही राजधानी में उतर चुका था और वर्तमान में एवरमून के ड्यूक के महल में रह रहा था। नरक के पहले तल की ठंडी और खालीपन भरी स्थिति की तुलना में ये स्थान बिल्कुल विपरीत था। लालटेन की गर्म रोशनी, मुलायम कालीन, हवा में जड़ी बूटियों और भुने हुए मांस की हल्की सुगंध तैर रही थी। नौकर चाकर बड़ी खामोशी से इधर उधर घूम रहे थे। नरक के पहले तल की ठंडी और खालीपन भरी स्थिति की तुलना में ये स्थान बिल्कुल विपरीत था। लालटेन की गर्म रोशनी, मुलायम कालीन, हवा में जड़ी बूटियों और भुने हुए मांस की हल्की सुगंध तैर रही थी। एक लंबी नक्काशीदार डाइनिंग टेबल के उस पार एरियन एवरमून बैठी थी और खाने का एक टुकड़ा उठाते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अगर माइकल खुद से ईमानदार होता तो यह विरोधाभास लगभग हास्यास्पद होता। कुछ क्षण पहले उसका एक हिस्सा एक जमी हुई पहाड़ी पर दुबका हुआ था और प्राचीन जनजाति क्षेत्र के दो बर्बरों को बर्फीले तूफान में एक दूसरे की हत्या करने की कोशिश करते हुए देख रहा था। यहाँ उसका दूसरा हिस्सा दुर्लभ मसालों के साथ पकाए गए चमकदार जंगली जानवर के मांस को खा रहा था। उसने एक और निवाला लिया। वह रुका। उसने फिर से चबाया। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। यह मेरे वाले से बेहतर है, उसने मन ही मन बिना किसी शर्म के स्वीकार किया। कहीं ज्यादा बेहतर। ड्यूक के रसोइयों की प्रतिष्ठा के पीछे एक कारण था। एरियन की आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। तुम्हें खाना पसंद है, उसने हल्के से कहा, ठुड्डी हथेली पर टिकाते हुए। मुझे पता चल गया। माइकल ने उसकी तरफ एक नजर डाली। वह गलत नहीं थी। उनके चेहरे के हाव भाव से शायद सब कुछ पता चल गया था। उन्होंने सरल शब्दों में कहा, यह अच्छा है, बस अच्छा, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसने राहत की सांस ली और हार मान ली। वह इस राजकुमारी को थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। उत्कृष्ट है। एरियन की मुस्कान और भी खिल उठी। वह किसी ऐसे कारण से खुश थी जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया। अगर तुम हवेली में रहोगे तो तुम्हें अक्सर इसी तरह खाना पड़ेगा, उसने आगे कहा। पिताजी ने जोर देकर कहा है कि बाकी सब कुछ करने से पहले तुम्हें ठीक से आराम करना चाहिए। माइकल ने सिर हिलाया और उसकी बातों को समझने का समय दिया। सच कहें तो उसे बाकी बातों से कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा खाना बहुत बढ़िया था। एक नौकर आगे बढ़ा और उनके प्यालों में हल्के नीले रंग का पेय फिर से भर दिया। माइकल ने कप उठाया, उसमें मौजूद हल्के तरल को कुछ देर स्थिर होने दिया और फिर धीरे से एक घूंट पिया। मिठाई, यह एक और अनुस्मारक है कि इस दुनिया में भी अपनी कुछ विलासिताएं थीं। उसने प्याला नीचे रख दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन, तो उसने एरियन की ओर देखते हुए पूछा, अब क्या? एरियन ने रेशमी नैपकिन से अपने होंठ पोंछे और एक छोटा सा संयमित सिर हिलाया, मानो उसे उस प्रश्न की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, हम आज रात राजमहल में एक भोज में शामिल होंगे। बाकी सब कुछ आपको वहीं पता चल जाएगा। माइकल की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। मतलब? एरियन अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गई। मतलब मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया है जो मुझे पता है, उसने हल्के से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। पिताजी ने मुझे बताया कि भोज से बाकी बातें तय होंगी। माइकल ने अपने कप से एक और घूंट लिया ताकि जानकारी उसके दिमाग में बैठ जाए। राजनीति, राजपरिवार, कुलीन वर्ग, यह एक लंबी रात होने वाली थी। लेकिन उसने सिर हिलाया। ठीक है। एरियन ने फिर से मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी नर्म थी। चिंता मत करो, मैं पूरे समय तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्होंने अपना भोजन जारी रखा और पहले की उदासी को हल्की फुल्की बातचीत में बदलने दिया। वहां शांति का अनुभव हुआ। गर्म। इसी बीच कुछ समय बाद नरक में मौजूद माइकल अपने स्थान पर पहुंच चुका था। जैसे जैसे परिदृश्य बदलता गया, उसने अपनी गति धीमी कर दी। उसके सामने जो था वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। माइकल ने एक बार पलक झपकाए। तो फिर क्या फेडरेशन इससे समझौता करता है? उसने किसी छोटी सी चीज की कल्पना की थी। एक किलेबंद चौकी, एक बनकर, कुछ तंबू, शायद एक साधारण पत्थर की संरचना। लेकिन जो दृश्य उनके सामने उभरा वह किसी अस्थायी शिविर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। बर्फीले क्षितिज पर विशाल दीवारें फैली हुई थीं जो प्रबलित मिश्र धातु और काले पत्थर के मिश्रण से तराशी गई थीं। सतह पर मंद मंद आकृतियां चमक रही थीं जो धीमी धड़कन की लय में स्पंदित हो रही थीं। द्वार अपने आप में विशाल था, इतना ऊंचा कि उसमें से दैत्य भी गुजर सकते थे और धातु की प्लेटों की कई परतों से मजबूत बनाया गया था। यह कोई समझौता नहीं था, यह एक छोटा शहर था। माइकल की निगाहें दीवारों के ऊपरी हिस्से पर टिकी थीं। हलचल ने उसका ध्यान आकर्षित किया।
लोग प्राचीरों पर चलते हुए दिखाई दिए। संघ के सैनिक, उनकी अनुशासनशीलता ने ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया। माइकल ने भी लगे हुए हथियारों पर ध्यान दिया। विशाल बुर्ज, माना तोपें, ये जगह बिना किसी परेशानी के राक्षसों की पूरी सेना को नष्ट कर सकती है। उसने धीरे से सांस छोड़ी। तो यह फेडरेशन का पहली मंजिल का आधार है। यह उसकी कल्पना से भी बड़ा था। वो बर्फ पर चलते हुए विशाल फाटकों की ओर बढ़ने लगा। कुछ मीटर अंदर जाने पर उसने दूसरों को भी देखा। वह अकेला नहीं था। उसके चारों ओर जमी हुई जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई आकृतियां एक ही स्थान की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थीं। किशोर, युवा लड़के और लड़कियां, सभी लगभग उसकी ही उम्र के थे। जाहिर तौर पर वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने यह फैसला किया कि समझौता पहला कदम होना चाहिए। माइकल ने अपनी गति को समायोजित किया और आगे बढ़ता रहा। बस्ती की ओर जा रहे छात्रों की धीमी धारा में घुल मिल गया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, द्वार और भी बड़े दिखाई देने लगे। जब तक माइकल और अन्य लोग प्रवेश द्वार तक पहुंचे, दीवारों की अत्यधिक ऊंचाई ने लंबे छात्रों को भी अपना सिर पीछे की ओर झुकाने पर मजबूर कर दिया। और जैसे ही उसने फाटक से प्रवेश किया, माइकल ने फिर से अपनी गति धीमी कर दी, क्योंकि अंदर का नजारा भी वैसा नहीं था जैसा उसने उम्मीद की थी। बाहर से देखने पर यह किसी सख्त सैन्य चौकी जैसा नहीं लगता था, लेकिन अंदर का हिस्सा जीवंत सा महसूस होता था। चहल पहल से भरा हुआ, अव्यवस्थित। सामने एक लंबी केंद्रीय सड़क फैली हुई थी, जिसके दोनों ओर स्टॉल, दुकानें और खुली इमारतें कतारों में बनी हुई थी। इसका लेआउट किसी बाजार जैसा लग रहा था। आवाजें तेज होती जा रही थीं और आपस में मिल रही थीं। इमारतों के बीच मोलभाव की आवाजें गूंज रही थीं। शक्तिशाली जागृतिकर्ता, साधक और यहाँ तक कि कुछ गैर मानव आकृतियां भी बिना किसी शर्म या संकोच के भीड़ के बीच घूम रही थीं। लोग लगभग आक्रामक उत्साह के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे थे। कुछ लोग राक्षसों के अंगों का व्यापार कर रहे थे। कुछ लोगों ने चमकते हुए पत्थरों का आदान प्रदान किया। कुछ वस्तुओं में धातु के टुकड़े मिले जो स्पष्ट रूप से अन्य जातियों के थे। एक स्टॉल पर तो छोटी छोटी सीलबंद बोतलों की एक कतार प्रदर्शित की गई थी, जिनमें से प्रत्येक में ऊर्जा का एक मरोड़ता हुआ पिन मौजूद था। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह और अंदर की ओर बढ़ा और अपनी आंखों से सामान के प्रवाह का जायजा लेने लगा। वह एक ऐसे विक्रेता के पास से गुजरा जो प्रतीकों से खुदी हुई काली हड्डियां बेच रहा था। एक अन्य व्यक्ति नुकीले नीले क्रिस्टल बेच रहा था जो बर्फीली ऊर्जा के साथ हल्की सी गूंज पैदा कर रहे थे। आगे चलकर किसी ने राक्षस की खाल से बने ताबीजों की कीमतें चिल्लाकर बताईं। ये ताबीज एक ऐसी जाति के थे जिन्हें वह पहचानता नहीं था। माइकल ने देखा कि एक हटे कट्टे आदमी ने नकाबपोश औरत की और शैतानी दांतों का एक बंडल धकेलते हुए दुगनी कीमत की मांग की। औरत ने भी उसे धक्का दिया। दोनों में बहस छिड़ गई। किसी को परवाह नहीं थी कि कौन सुन रहा है। वह आगे बढ़ता रहा। सड़कों पर गश्त कर रहे सैनिकों ने हस्तक्षेप नहीं किया। वे बस देखते रहे, ये सुनिश्चित करते हुए कि चिल्लाने से आगे कुछ भी न बढ़े। माइकल ने धीरे से सांस ली और ठंडी धातु, दानव के खून और पके हुए भोजन की हल्की गंध को अजीब तरह से एक साथ घुलते हुए महसूस किया। नरक के भीतर की जगह होने के बावजूद यह आश्चर्यजनक रूप से जीवंत थी। नरक के भीतर स्थित होने के बावजूद ये जगह आश्चर्यजनक रूप से जीवंत थी। माइकल ने अपनी नजरें ऊपर की ओर, दुकानों और भीड़ से परे ले गईं। तभी उनकी नजर उस पर पड़ी। सभी इमारतें अस्थायी लकड़ी की संरचनाएं या धातु के ढांचे नहीं थीं। कुछ का निर्माण ठीक से किया गया था और उनमें से कुछ पर पट्टियां और बैनर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसने एक रसायन विद्या संगठन के शैलीबद्ध बोतल और पत्ती के प्रतीक चिन्ह को देखा। इसके बगल में एक अधिक मजबूत संरचना पर एक क्रॉस किए हुए ब्लेड और हथौड़े का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था, जो एक हथियार संघ शाखा का चिन्ह था। तो कुछ अलौकिक संगठनों की शाखाएं यहां भी हैं, माइकल ने सोचा। जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। जहां संसाधन थे वहां व्यापार था। माइकल ने अपने लिबादे को थोड़ा ठीक किया और आगे बढ़ता रहा। उसका ध्यान वापस अपनी पिछली योजना पर केंद्रित हो गया। पहले जानकारी। माइकल ने उस पर सरसरी नजर डाली। मानचित्र की दुकान। माइकल की निगाहें उस दिशा में घूम गईं। मुख्य सड़क के पूर्वी किनारे पर ताबीज बेचने वाले विक्रेता और राक्षसी मांस के कबाब भूनने वाले स्टॉल के बीच में एक बूथ लगा हुआ था। नरक के तल के विस्तृत मानचित्र, मार्ग क्षेत्र, नस्लीय क्षेत्र। माइकल स्टॉल की ओर बढ़ा। काउंटर के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। पहली नजर में वह साधारण सा लग रहा था। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी, आंखों के पास हल्की हल्की झुर्रियां थीं और दाढ़ी में भूरे बाल थे। लेकिन जैसे ही माइकल उसके करीब पहुंचा, उसे एक सूक्ष्म सा एहसास हुआ। ये परिचित था। अकादमी के सहायक शिक्षकों में ठीक उसी प्रकार की शक्ति झलकती थी जो द्वितीय रैंक के शिखर पर थे। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जागृत करने वाला, किसान, वह निश्चित रूप से नहीं बता सकता था और सच कहूं तो उसे इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं थी। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी। स्वागत है, उस आदमी ने बिना ऊपर देखे कहा। आपको क्या चाहिए? माइकल ने काउंटर पर हाथ रखा। मुझे नरक की पहली 5 मंजिलों का एक विस्तृत नक्शा चाहिए। उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। अंततः उसकी आंखें ऊपर उठी। आप यहाँ नए हैं? माइकल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे इसकी उम्मीद थी। चाहे वह कितना भी घुल मिल जाना चाहता हो, इतने अनुभवी व्यक्ति के लिए उसकी गंध शायद ऐसी ही थी जैसे वह पहली बार नरक में कदम रख रहा हो। उसने सिर्फ एक बार सिर हिलाया। क्या इससे कोई समस्या होगी? उस आदमी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जरूरी नहीं, बस की उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? माइकल जम गया। उसने धीरे से सांस छोड़ी और अपना सिर हिलाया। यहाँ वस्तु विनिमय से व्यापार चलता है ना? विक्रेता ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा, वस्तु विनिमय कारगर है। अधिकतर लोग इसे ही पसंद करते हैं। नरक में पैसे का मूल्य तेजी से घटता है। माइकल थोड़ा शांत हुआ। विक्रेता थोड़ा आगे की ओर झुका और अधिक व्यावसायिक अंदाज में अपनी बाहों को काउंटर पर मोड़ लिया।
तो फिर उन्होंने पेशेवर लहजे में कहा, आपको किस तरह का नक्शा चाहिए? मेरे पास 2 तरह के नक्शे हैं। उसने काउंटर के नीचे हाथ डालकर एक एक करके सामान नीचे रखा। सतही मानचित्र, उन्होंने काले धागे से बंधे मोटे लुढ़के हुए चर्मपत्र पर थपथपाते हुए कहा। हाथ से चित्रित, त्वरित संदर्भ के लिए अच्छे हैं। एक और वस्तु नीचे रखी गई, इस बार एक छोटी क्रिस्टलीय शिला जो हल्की चमक रही थी और उस पर प्रतीकात्मक चिन्ह अंकित थे। प्रोजेक्शन क्रिस्टल, उस आदमी ने कहा। यह भूभाग को 3 आयामों में दिखाता है, लेकिन यह महंगा है। तो आपको कौन सा चाहिए? माइकल ने चर्मपत्र के नक्शे और चमकते हुए प्रक्षेपण क्रिस्टल के बीच देखा। गुणवत्ता में अंतर स्पष्ट था। वह चर्मपत्र सरल और टिकाऊ था। माइकल ने कुछ क्षणों के लिए अपने विकल्पों पर विचार किया। कभी कभी संसाधनों को बचाना ज्यादा समझदारी भरा होता है और कभी कभी सबसे अच्छा चुनना बेहतर होता है। मैं दूसरा वाला लूंगा, माइकल ने प्रोजेक्शन क्रिस्टल पर टैप करते हुए कहा। क्रिस्टल मैप वाला। बोलते बोलते उसने अपने भंडारगृह में हाथ डाला और तीसरे दर्जे का एक आत्मा क्रिस्टल निकाला। उसके पास मौजूद 9 में से एक। उसने उसे धीरे से काउंटर पर रख दिया। अधेड़ उम्र का वह आदमी एकदम जम गया। उसके चेहरे पर मौजूद सुस्तता गायब हो गई। उसकी आंखें चौड़ी हुई, फिर तेज हुई, फिर से चौड़ी हो गई। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसका शरीर सीधा हो गया। यह, उस आदमी ने थोड़ी रूखी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, काफी से भी ज्यादा है। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तो क्या यह स्वीकार्य है? उस आदमी ने आश्चर्यजनक गति से क्रिस्टल छीन लिया, मानो उसे डर हो कि माइकल अचानक उसे वापस ले लेगा। ठीक है, विक्रेता ने बनावटी हंसी के साथ कहा। वाह, इसकी कीमत तो कई क्रिस्टल के बराबर है। इससे तो आधी दुकान खरीदी जा सकती थी। माइकल ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। उद्धरण चिन्ह ... अब उस व्यक्ति के चेहरे पर उदासीनता नहीं दिख रही थी। उसने दोनों हाथों से प्रक्षेपण क्रिस्टल को आगे की ओर धकेला। लो, इसे ले लो, उसने कहा। लेकिन मैं सिर्फ एक मैप के लिए रैंक 3 स्पिरिट क्रिस्टल नहीं ले सकता। इससे पहले कि माइकल जवाब दे पाता, वह आदमी फिर से काउंटर के पीछे झुक गया। कुछ देर बाद उसने मेज पर कई छोटी छोटी वस्तुएं हल्की खनक के साथ रख दी। गोल, चमकदार, प्रत्येक एक मंद आभा के साथ हल्की हल्की स्पंदनशील। कुल मिलाकर 10। माइकल की भौहें तन गईं। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने उस भाव को देखा और मुस्कुरा दिया। ये दानवों के मूल तत्व हैं, उसने समझाया। ये शक्तिशाली दानवों के शरीरों में बने हैं। स्तर 2 से 3 और उससे ऊपर के। माइकल के दिमाग ने स्वतः ही अनुवाद कर लिया। लेवल 2 और 3 का मतलब रैंक 1 और उससे ऊपर था। विक्रेता ने अपनी उंगली के जोर से एक कोर को थपथपाया। उन्होंने आगे कहा, ये 10 राक्षस 4थे स्तर के हैं। तो फिर रैंक 2। माइकल की आंखें झपकी। उस व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों से यह स्पष्ट हो गया। एक कृषक, वर्ग आधारित जागृति करता नहीं। उस आदमी ने खोखली हड्डियों के ढेर को अपने करीब खींच लिया। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। इन्हें ले लो। मैं तुम्हें वह पवित्र आत्मा का क्रिस्टल वापस नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना बेशर्म भी नहीं हूं कि एक नक्शे की इतनी कीमत होने का दिखावा करूं। माइकल ने प्रक्षेपण क्रिस्टल पर एक नजर डाली, फिर 10 दानव कोर पर। उपयोगी, बहुत उपयोगी। और यह याद रखना, उस आदमी ने गंभीर स्वर में कहा। नरक में मुख्य मुद्रा दानव कोर है। आत्मा क्रिस्टल, कलाकृतियां, सामग्रियां। लोग उन्हें भी ले लेते हैं, लेकिन कोर ही ऐसी चीज है जिसे हर कोई बिना किसी सवाल के स्वीकार करता है। उसने 2 उंगलियों के बीच एक हड्डी का टुकड़ा पकड़ रखा था। उन पर ध्यान दें। माइकल ने एक बार सिर हिलाया। मैं करूंगा। इन कोर के साथ भी उस स्पिरिट क्रिस्टल के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। इसलिए मैं इसमें कुछ और मिलाऊंगा। उस आदमी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वह एक बार फिर नीचे झुका। इस बार उसने कसकर बंधी हुई पन्नों की एक पतली गड्डी उठाई। कवर एक फीके गहरे रंग के चमड़े का था, जिसके किनारे घिसे हुए थे। उसने इसे प्रक्षेपण क्रिस्टल के बगल में रख दिया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, विक्रेता ने कहा। यह मेरा निजी रिकॉर्ड है। इसमें पहली 30 मंजिलों पर पाई जाने वाली सामान्य और असामान्य राक्षसी प्रजातियों, उनकी आदतों, अनुमानित शक्तियों और उनके प्रकट होने वाले सामान्य क्षेत्रों का विवरण है। माइकल का ध्यान और भी तेज हो गया। क्रिस्टल के नक्शे में बुनियादी जानकारी है, उस आदमी ने आगे कहा। मुख्य रास्ते, खतरे वाले इलाके, नस्लीय क्षेत्र इत्यादि। लेकिन यह, उसने नोटबुक पर टैप करते हुए कहा, अधिक विस्तृत है। उपप्रजातियां, घोंसला बनाने की प्रवृत्तियां, भयंकर तूफानों के दौरान प्रवास की आदतें। ऐसी चीजें जिन्हें खुद से सीखना बहुत मुश्किल होता है। माइकल एक पल के लिए चुप रहा, लेकिन अंदर से वह बहुत संतुष्ट था। वह दानव कोर खुद हासिल कर सकता था। उसने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। लेकिन राक्षसों का सावधानीपूर्वक संकलित विवरण और उन्हें कहां पाया जा सकता है, जिसे किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो जो कम से कम 30वीं मंजिल तक पहुंचने और जीवित लौटने में सक्षम हो, वह बिल्कुल अलग बात थी। ये, उस आदमी ने क्रिस्टल और नोटबुक दोनों को अपनी ओर धकेलते हुए कहा, मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं, वरना मुझे चोर जैसा महसूस होगा। माइकल ने हाथ बढ़ाकर चमड़े के कवर पर थोड़ी देर के लिए अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियों के नीचे उसकी हल्की बनावट को महसूस किया। तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, उसने धीमी आवाज में कहा। एक रैंक 3 स्पिरिट क्रिस्टल के बदले ये सौदा थोड़ा अधिक उचित प्रतीत हुआ। यह एक छोटी सी जीत थी। माइकल ने प्रोजेक्शन क्रिस्टल, डेमन कोर और मॉन्स्टर नोट को अपने स्टोरेज स्पेस में इकट्ठा किया और फिर उस आदमी को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना कुछ और कहे वह मुड़ा और चलने लगा, एक बार फिर जीवंत बाजार में घूम रहे लोगों की भीड़ में घुल मिल गया। विक्रेता कुछ सेकंड के लिए स्टॉल के पीछे स्थिर खड़ा रहा, उसकी निगाहें उस दिशा पर टिकी हुई थी जिधर माइकल गया था। जब वह युवक पूरी तरह से गायब हो गया, तभी उसने एक गहरी सांस ली। उद्धरण चिन्ह ...
प्रणालीगत, उसने अपने हाथ में मौजूद तीसरे दर्जे के आध्यात्मिक क्रिस्टल पर फिर से नजर डाली। ये क्रिस्टल शुद्ध प्रणालीगत संघनन से बना था, बिल्कुल सही आकार का, ऊर्जा की गुणवत्ता में शुद्ध, उस तरह का जीव जो केवल मूल भूमि में लूट के रूप में ही दिखाई देता था और केवल जागृत व्यक्ति ही उस स्थान में प्रवेश कर सकते थे। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। क्या उस लड़के ने खुद उस जीव को मारा जिसने इसे गिराया था? तीसरे दर्जे के स्पिरिट क्रिस्टल कमजोर प्राणियों द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते थे। विक्रेता ने अपने काउंटर पर अपनी उंगली हल्के से थपथपाए। उसके दिमाग में विचारों का भावर चल रहा था। या फिर यह उसे किसी ने दिया था, किसी गुरु ने, परिवार के मुखिया ने, किसी संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य ने। उसकी भौहें तन गईं। ऐसा व्यक्ति जो इतनी आसानी से इस तरह की चीज से अलग हो जाए। दोनों में से किसी के पास अधिक था, या फिर वह इतना मजबूत था कि बिना किसी चिंता के और अधिक हासिल कर सके। विक्रेता की निगाहें और गहरी हो गईं, और उनकी उपस्थिति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, विक्रेता ने धीमी आवाज में कहा। वह अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया और अभी भी उसी दिशा में देख रहा था जहां से माइकल गायब हुआ था। उस युवक ने स्वयं किसी राजा श्रेणी के प्राणी को मारा था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसके पास भी सिस्टम द्वारा उत्पन्न रैंक 3 क्रिस्टल को जेब खर्च की तरह इस्तेमाल करने की शक्ति, संसाधन या पृष्ठभूमि हो, वह ऐसा व्यक्ति था जिसे वह नाराज करने का इरादा नहीं रखता था। विक्रेता ने एक धीमी आह भरी। और एक आदमी इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? धिक्कार है। नक्शा मिलने के बाद माइकल वहां ज्यादा देर नहीं रुका। वह हलचल भरी सड़कों से बाहर निकला, चौड़े फाटकों से गुजरा और जल्द ही फेडरेशन की बस्ती को पीछे छोड़ गया। जैसे ही उसने एक निश्चित दूरी तय की, शोर मंद पड़ गया और उसकी जगह ही एक बार फिर नरक के जमे हुए मैदानों की शांत, चुभने वाली ठंड ने ले ली। माइकल तब तक चलता रहा जब तक कि बस्ती की दीवारें उसके पीछे एक दूर की धुंधली रूपरेखा के रूप में ही दिखाई देने लगी। तभी वह रुका। उसने अपने भंडारण स्थान में हाथ डाला और प्रोजेक्शन क्रिस्टल बाहर निकाला। जैसे ही उसकी ऊर्जा ने उसे छुआ, धुंधले मंत्र जीवंत हो उठे। 3 परतों वाला एक प्रकाश पैनल ऊपर की ओर खुला, जिससे एक तैरता हुआ नक्शा स्पष्ट विवरण के साथ दिखाई दिया। पहली मंजिल, माइकल ने धीमी आवाज में कहा। प्रक्षेपण तुरंत बदल गया। उसके सामने पारदर्शी चमकती रेखाओं में एक विशाल भूभाग प्रकट हुआ। पहाड़, मैदान, जमी हुई झीलें, खतरनाक क्षेत्र, राक्षसों के अड्डे और जातीय क्षेत्र, ये सभी मनराते प्रतीकों से चिन्हित हैं। माइकल ने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तो फेडरेशन का अड्डा यही है, उसने धीरे से कहा, अपनी उंगली को हवा में हल्के से घुमाते हुए। उसने अपनी उंगली बाहर की ओर खींची। जैसे जैसे प्रोजेक्शन जूम आउट होता गया और अधिक माकर दिखाई देने लगे, विभिन्न रंगों और आकृतियों में छोटे छोटे समूहबद्ध आइकन। माइकल की निगाहें कुछ खास लोगों पर टिक गईं। नस्लीय बस्तियां, उसने बुदबुदाया। तो ये सिर्फ फेडरेशन की बात नहीं थी। नरक के पहले तल पर उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक बस्तियां थीं। लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे यह बात समझ में आ गई। अरोरा ब्रह्मांड में एक अपेक्षाकृत नई शक्ति थी। अगर वे भी नरक में पैर जमाने का जोखिम उठा सकते थे तो उनसे बहुत पहले अस्तित्व में रही प्राचीन जातियों का क्या हाल होता। बेशक वे यहाँ होंगे, माइकल ने सोचा। संसाधन, दुर्लभ सामरिया, अद्वितीय वातावरण। पब फ्यूचर एड्स। हर गंभीर गुट अपना हिस्सा चाहेगा। उसकी निगाहें एक बार फिर प्रोजेक्शन पर घूमी। हालांकि उसे दूसरी जातियों में दिलचस्पी थी, लेकिन वह नरक में उनके लिए नहीं आया था। खैर, वह उनसे बाद में मिल सकता था। अभी उसके लक्ष्य सीधे साधे थे, बाकी सब इंतजार कर सकता था। माइकल की निगाहें एक बार फिर नक्शे पर अंकित राक्षसों के स्थानों पर टिक गईं। नरक का पहला तल बहुत चौड़ा था, अविश्वसनीय रूप से चौड़ा, इतना विशाल कि अगर वह इसकी तुलना अपने गृह राज्य से करे तो शायद यह उसके आधे आकार से भी कम नहीं होगा। विभिन्न जातियों द्वारा बस्तियां, चौकियां और छोटे शहर स्थापित करने के बावजूद भूमि इतनी विशाल थी कि राक्षसों के पास जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए पर्याप्त से अधिक जगह थी। बेशक इन जातियों की उपस्थिति से एक लाभ भी हुआ। यहाँ शक्तिशाली राक्षस कम है, माइकल ने धीरे से कहा। अकादमी के मूल्यांकन कार्य को पूरा करने के लिए माइकल को वास्तव में जिसकी आवश्यकता थी वह 5वीं मंजिल पर मौजूद थी। हालांकि ये कार्य केवल एक लक्ष्य था। माइकल के लिए एक और लक्ष्य था जो उतना ही महत्वपूर्ण था, या शायद उससे भी अधिक। उनके अनुबंध के रिक्त पदों को भरना, और संयोगवश नरक में लाशों के अलावा और कुछ भी नहीं था। माइकल ने प्रोजेक्शन को फिर से जूम आउट किया। उसकी आंखें और भी तेज हो गईं। यहाँ कई प्रकार के निम्न श्रेणी के राक्षस मौजूद हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। नक्शे ने इसकी पुष्टि कर दी। कई क्षेत्रों को लाल धारीदार घेरों से चिन्हित किया गया था। ये क्षेत्र घनी आबादी वाले थे, लेकिन बहुत खतरनाक नहीं थे। उत्तम। माइकल ने मानचित्र पर मौजूद समूहों में से एक को चिन्हित किया, जो उत्तरी मैदानों का एक क्षेत्र है। नक्शे के अनुसार उस क्षेत्र में स्तर 1 से 2 तक के राक्षसों की मिश्रित प्रजातियां पाई जाती थीं। मैं पहले इस जगह की जांच करूंगा। उसने प्रोजेक्शन क्रिस्टल को बंद कर दिया, जिससे तैरती हुई छवि धीरे धीरे गायब हो गई। माइकल चलने लगा और शिकार शुरू करने के लिए बर्फीले मैदानों में गायब हो गया। इसी तरह कई घंटे बीत गए। बहुत दूर उत्पत्ति की भूमि में, विशेष रूप से लायनहॉट साम्राज्य की राजधानी में, सूर्य पहले ही अस्त होने लगा था, जिससे पूरा शहर अंबर और गहरे लाल रंग की छटाओं में रंग गया था। आज रात माइकल और एरियन एवरमून को शाही परिवार के भोज में शामिल होना था। इस समय माइकल एक ऊंचे दर्पण के सामने खड़ा था और चुपचाप अपनी परछाई को देख रहा था। इस बार उन्होंने अपने सामान्य काले वस्त्र या यात्रा के परिधान नहीं पहने थे। इसके बजाय उन्होंने सूट पहना था, एक उत्तम दर्जे का काला सूट, जिसकी कफों पर सूक्ष्म चांदी की कढ़ाई थी, जिसे एक साफ सफेद शर्ट और एक गहरे रंग की बनियान के साथ पहना गया था, जो उन पर इस तरह फिट बैठती थी मानो उनके शरीर पर ही गढ़ी गई हो। उनके लंबे बाल करीने से उनके सिर के पीछे बंधे हुए थे, जिससे उन्हें एक शांत और गरिमापूर्ण रूप मिल रहा था।
पब फ्यूचर विज्ञापन। अपने दरवाजे के बाहर उसे धीरे धीरे एरियन की उपस्थिति का आभास हो रहा था, जिसके साथ गहनों की मधुर झनकार भी सुनाई दे रही थी। माइकल ने आखिरी बार सूट का कॉलर ठीक किया। क्या मुझे औपचारिक कपड़े पहनना शुरू कर देना चाहिए? इस बार उसकी सुंदरता को नकारने में भी असमर्थ, थोड़ा घमंडी माइकल कुछ खास बातों पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। माइकल को पहले से ही पता था कि वह कौन है। राजकुमारी, आप अंदर आ सकती हैं, उसने शांत भाव से कहा। दरवाजा हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। एरियन अंदर चली गई और उसने सबसे पहले जो किया वह था जम जाना। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके होंठ खुल गए। सूट पहने हुए उसे घूरते हुए उसकी सांस एक पल के लिए अटक गई। सर माइक, उसने लगभग अचंभित होकर फुसफुसाया। आप बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। उस प्रशंसा ने सीधे उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई। मन ही मन वह बहुत संतुष्ट था। उसने अपनी मुद्रा को थोड़ा सा सीधा किया, इतना स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन इतना कि सूट का कपड़ा उसके शरीर पर और भी बेहतर ढंग से बैठ गया। धन्यवाद, माइकल ने हल्की सी नियंत्रित मुस्कान के साथ कहा। लेकिन आप, उसकी निगाहें उस पर घूम पड़ीं। उसके बाल चांदी के धागों से गुथे हुए थे, जो झरने की तरह उसके कंधे पर लहरा रहे थे। एक पतली सुंदर पोशाक उसके शरीर पर फिट बैठ रही थी, जो हिलने डुलने पर हल्की सी झिलमिला रही थी, और एक मधुर गर्म सुगंध उसके चारों ओर एक शांत आभा की तरह फैली हुई थी। माइकल ने अपने पुराने जीवन में एक फिल्म से याद किया हुआ एक डायलॉग इस्तेमाल किया। तुम किसी पेंटिंग से निकली हुई सी लग रही हो, उसने धीरे से कहा। एरियन ने पलकें झपकाईं। सीधे सादे तारीफ से वह अचंभित रह गई। उसके गालों पर लाली आ गई और उसने सहज ही अपनी पोशाक को ठीक किया। उद्धरण चिन्ह ... तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे हो, उसने लगभग धीमी आवाज में फिर से कहा, मानो अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। माइकल ने बिना छिपाए उसकी सुंदरता की सराहना करते हुए सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तुमने अच्छा किया। तुम्हारा पहनावा तुम पर खूब जंच रहा है। एरियन की आंखें चमक उठी, थोड़ी ज्यादा ही स्पष्ट रूप से, लेकिन उसने इसे एक संयमित मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश की। क्या हम चलें? उसने पूछा। माइकल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हमें चाहिए। एरियन ने अपना हाथ हल्के से उसकी बांह पर रखा और वे दोनों साथ साथ दरवाजे की ओर बढ़े। कुछ देर बाद एक रथ भव्य महल के प्रांगण के सामने आकर धीरे से रुक गया। तैरते तारों के आकार की लालटेनें हवा में लहरा रही थीं, जो प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली संगमरमर की सीढ़ियों को रोशन कर रही थी। माइकल सबसे पहले बाहर आया और एरियन को अपना हाथ बढ़ाया। एरियन ने बड़ी शालीनता से उसका हाथ थाम लिया और साथ साथ वे विशाल सुनहरे दरवाजों की ओर चल पड़े, जहां सेवकों ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। जैसे ही दरवाजे खुले, गर्म रोशनी, मधुर संगीत और परिष्कृत सुगंध की एक लहर उन पर छा गई। लेकिन जैसे ही माइकल ने अंदर कदम रखा, उसके चेहरे पर शायद ही कोई भाव बदला, लेकिन अंदर ही अंदर उसे घुटन महसूस हो रही थी। सब कुछ भव्य लग रहा था। झूमर, पॉलिश किए हुए फर्श, महंगे गाउन, प्रभावशाली लोगों के समूह में एकत्रित कुलीन परिवार। लेकिन उस सुंदरता के भीतर उसने इसे महसूस किया। सतीपन, इसकी कई परतें हैं। उसने देखा कि रईस लोग चौड़ी मुस्कान के साथ एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान उनकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उनकी हंसी बनावटी लग रही थी। उनकी तारीफें खोखली थीं। उनकी बातचीत केवल दिखावे और राजनीति से भरी हुई थी। ये सब इतना बनावटी लग रहा था कि यहाँ तक कि विनम्र मुस्कान भी विकृत दिख रही थी। माइकल की गति थोड़ी धीमी हो गई। वह अपनी भौहों पर पड़ी हल्की सी शिकन को छिपा नहीं सका। एरियन ने यह बात नोटिस की। क्या कुछ गड़बड़ है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। माइकल ने हल्के से अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस वातावरण का आनंद ले रहा हूँ। उसने अपनी आवाज शांत रखी, लेकिन मन ही मन वह अपने आसपास के इस दिखावे से उबने लगा था। नरक की क्रूर, निर्मम सच्चाई की तुलना में जहां राक्षस एक दूसरे को फाड़ खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये हॉल कहीं अधिक घुटन भरा प्रतीत होता था। कम से कम राक्षस तो दिखावा नहीं करते थे। वहां से गुजर रही एक कुलीन महिला ने एरियन को एक बनावटी मुस्कान दी और फिर माइकल की ओर अत्यधिक रुचि भरी निगाहों से देखने लगी। माइकल ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर जवाब दिया। एरियन थोड़ा और करीब आकर फुसफुसाते हुए बोली, शाही राजधानी के उच्च समाज में आपका स्वागत है। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। दुर्भाग्य से वे दोनों साथ साथ भोजकक्ष में और अंदर चले गए और धीरे धीरे सभी की निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। चलते समय एरियन की निगाहें हॉल में इधर उधर घूम रही थी और वह उन चेहरों को पहचान रही थी जिन्हें माइकल नहीं पहचानता था। कुछ क्षण बाद वह थोड़ा उसकी ओर झुक गई। सर माइक, उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ लोगों से मिलने जाना है। उनमें से कुछ मेरे पिताजी के पुराने दोस्त हैं और उनसे न मिलना असभ्यता होगी। माइकल ने सिर हिलाया। जो करना पड़े करो। एरियन मुस्कुराई। उसे राहत मिली कि वह समझ गया था। मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, उसने वादा किया। फिर उसने हल्के से उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल के एक शांत कोने की ओर ले गई। वहां एक शानदार जलपान की मेज सजी हुई थी। क्रिस्टल के गिलास चमकदार पे पदार्थों की ट्रे के बगल में करीने से व्यवस्थित थे। चांदी की प्लेटें भुने हुए मांस, फलों और उन व्यंजनों के बगल में रखी थी जिन्हें केवल कुलीन ही वहन कर सकते थे। आप थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं, एरियन ने मेज की ओर हल्के से इशारा करते हुए कहा। जो मन करे ले लीजिए, यहाँ आपको कोई परेशान नहीं करेगा। माइकल ने सेटअप पर एक नजर डाली। खाना पीना, थोड़ी शांति, इतना खराब भी नहीं। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, एरियन ने कहा। गायब मत हो जाना, मैं यहीं रुकूंगा। एरियन ने एक बार फिर सिर हिलाया और फिर शालीनता से दूर चली गई। उसकी उपस्थिति जल्द ही रईसों के बदलते समूहों में समाहित हो गई। अकेले रह जाने पर माइकल ने एक प्लेट उठाए और उसमें तरह तरह के व्यंजन डाले और अपने आसपास की चीजों की परवाह किए बिना भोजन का आनंद लेने लगा। जैसे ही माइकल चुपचाप उस मौन के क्षण का आनंद ले रहा था जो उसे उपहार में मिला था, शोर से भरे हॉल की दुर्लभ शांति का लुत्फ उठा रहा था, तभी उसके बाईं ओर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह ...
सर माइक, उसका हाथ आगे बढ़ने से पहले ही रुक गया। वह आवाज जानी पहचानी थी। उसने अपना सिर घुमाया और अपने बगल की जगह का जायजा लिया और उसकी आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं। कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ा उतना ही आश्चर्यचकित दिख रहा था जितना वह खुद महसूस कर रहा था। एक ऐसा चेहरा था जिसे उसने बहुत लंबे समय से नहीं देखा था। वह पहली कुलीन महिला थी जिससे वह अपने जन्मस्थान में मिला था। सेरिया गोल्डन, गोल्डन परिवार की सबसे छोटी बेटी, वही परिवार जिसके घर में वह मैजलियान से मिलने की प्रतीक्षा करते हुए कुछ समय के लिए रुका था। आज रात उसके बाल हल्के घुंघराले थे, उसकी पोशाक हल्के क्रीम रंग की थी जिस पर सुनहरे धागों की बारीक कढ़ाई थी जो रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह उम्र में नहीं बल्कि शालीनता में थोड़ी बड़ी लग रही थी। वह उस चंचल और जिज्ञासु लड़की से कहीं अधिक परिष्कृत और संयमित थी जिसे वह याद करता था। फिर भी उसकी आंखें, उनमें अभी भी वही जोश बरकरार था। सर माइक, सच में आप ही हैं, सेरिया ने कहा। उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। माइकल ने एक बार पलकें झपकाईं। गोल्डन एस्टेट की याद उसके दिमाग में कौंध गई। लेडी सेरिया, उन्होंने शांत भाव से कहा, काफी समय हो गया है। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई जिसमें आश्चर्य और सच्ची गर्मजोशी का मिश्रण था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहां देखूंगी, उसने धीरे से कहा। फिर उसकी नजरें उस पर दोबारा घूमी, इस बार धीमी गति से। और तुम पहले से बहुत अलग दिख रहे हो। सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। माइकल ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। धन्यवाद, आप भी अच्छे दिख रहे हैं। सेरिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, होंठ ऊपर की ओर खींचे। आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा, माइकल ने सरल शब्दों में कहा। मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे यहां मिलूंगा। उसकी आंखें पल भर में तेज हो गईं। ओह, उसने बनावटी नाराजगी भरे चेहरे के साथ कहा। क्यों, क्या आपको लगा कि मुझ जैसी किसी को इस जगह पर नहीं होना चाहिए? माइकल रुक गया। फिर धीरे से उसने उसे एक ऐसी नजर से देखा जिसमें आधा झुंझलाहट और आधा हंसी थी। मैंने वह कभी नहीं कहा, लेकिन तुमने ऐसा सोचा था, सेरिया ने पलटवार करते हुए कहा, उसी जोशीले अंदाज में ठुड्डी ऊपर उठाते हुए जैसा उसे उनकी पहली मुलाकात में याद था। तुमने जवाब देने से पहले हिचकिचाहट दिखाई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हो, माइकल ने शांत भाव से उत्तर दिया। सेरिया ने धीरे से अपनी जीभ चिटकाई, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत ही फिर से चमक आ गई। उसने दिखावटी नजाकत से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और कमर पर हाथ रखा, जो स्पष्ट रूप से गरिमापूर्ण दिखने की कोशिश थी, लेकिन अंततः एक फूली हुई बिल्ली की तरह लग रही थी जो राजसी बनने का दिखावा कर रही हो। खैर, उसने कहा, हो सकता है कि मैं आज रात यहाँ मौजूद कुछ कुलीन महिलाओं जितनी लोकप्रिय न हूँ, लेकिन मेरी भी एक प्रतिष्ठा है। माइकल एक पल के लिए उसे घूरता रहा। सेरिया ने सिर गर्व से ऊपर उठाए, सीना ताने हुए उसी मुद्रा में खड़ी रही, इतना प्रभावशाली दिखने की कोशिश कर रही थी कि उसकी पोशाक पर की गई सुनहरी कढ़ाई भी उसके साथ सीधी खड़ी प्रतीत हो रही थी। उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद वह निस्संदेह बेहद मनमोहक थी। माइकल के मुंह से अनजाने में ही एक हल्की हंसी निकल गई, इससे पहले कि वह उसे रोक पाता। सेरिया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये कैसी नजर है? तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? माइकल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत मतलबी हैं, सर माइक। माइकल ने कोई बहस नहीं की। इसके बजाय उसने धीरे से प्लेट नीचे रख दी, अपनी निगाहें उसकी ओर उठाईं और अपने सामान्य शांत स्वर में बोला, क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहेंगी, लेडी सेरिया? मुझे इसमें शामिल होने में गर्व होगा, सेरिया ने औपचारिक और शालीन स्वर में कहा। इनकार करना मेरे लिए अनुचित होगा। माइकल ने सिर हिलाया और खड़े हुए वेटर को कुछ पे लाने का इशारा किया। वेटर ने बड़ी ही सलीके से और विनम्रता से आगे बढ़ते हुए हल्के सुनहरे रंग की शराब से भरे 2 क्रिस्टल के गिलास पेश किए। माइकल ने एक गिलास लिया और दूसरा सेरिया को दे दिया, जिसे सेरिया ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। धन्यवाद, उसने कहा और वेटर के जाने से पहले उसे विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया। माइकल ने अपना गिलास हल्के से उठाया। सेरिया ने भी उसकी तरह ही प्रतिक्रिया दी, उसकी आंखें चमक रही थीं। तो उसने कहना शुरू किया। तो माइकल ने उसी समय कहा। दोनों रुक गए। सेरिया धीरे से हंसी। तुम पहले जाओ, माइकल ने अपना सिर झुकाया। मैं तो बस यही पूछने वाला था कि पिछली बार मिलने के बाद से आप कैसे हैं? सेरिया की मुस्कान उसके लहजे में निहित ईमानदारी को सुनकर और भी कोमल हो गई। पहले से बहुत बेहतर, और मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी। वह बीच वाक्य में ही रुक गई। माइकल ने पलकें झपकाईं। सेरिया की निगाहें अब उस पर नहीं थीं। यह उसके कंधे के ऊपर से बंद था। माइकल के मुड़ने से पहले ही उसे इसका एहसास हो गया था। वह परिचित उपस्थिति, एरियन। माइकल ने धीरे से अपना सिर एक तरफ घुमाया। एरियन एवरमून वहां खड़ी थी। हॉल की गर्म रोशनी में उसके बाल चमक रहे थे, हालांकि उसकी निगाहें सेरिया गोल्डन पर टिकी हुई थीं। सेरिया को शायद एहसास हो गया था कि यह कैसा लग रहा है। वह झट से सीधी खड़ी हो गई, अपना गिलास नीचे रखा और विनम्रतापूर्वक थोड़ा झुककर अभिवादन किया। पब फ्यूचर विज्ञापन, राजकुमारी एवरमून, उसने कहा। उसकी आवाज अचानक औपचारिक हो गई। शुभ संध्या, एरियन ने पूर्ण गरिमा और शालीनता के साथ उस हावभाव का जवाब दिया, हालांकि उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म दृढ़ता झलक रही थी। लेडी सेरिया, उसने विनम्रता से कहा। आपको भी शुभ संध्या। फिर एरियन की नजर माइकल पर टिक गई। सर माइक, उसकी आवाज नर्म थी, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उसकी आंखों में छिपी तीखी नजर को छुपा नहीं पाई। मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के दौरान आपको ज्यादा बोरियत नहीं हुई होगी। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। एरियन की नजरें कुछ पल के लिए शराब के 2 गिलासों पर पड़ी, फिर सेरिया के लिए, फिर वापस माइकल के पास। मुझे लगता है कि आपको कोई साथी मिल गया है। सेरिया थोड़ी सी झिझकी और जल्दी से अपना मुंह खोल दिया। ओह नहीं राजकुमारी, ऐसा नहीं था। मेरा मतलब है, सर माइक ने मुझे सिर्फ इसलिए ड्रिंक के लिए बुलाया था क्योंकि हम काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। कुछ भी अनुचित नहीं था।
उसकी अचानक घबराहट देखकर माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। एरियन के होंठ मुड़ गए। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं कहा, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। सेरिया जम गई। माइकल ने महसूस किया कि तनाव एक अदृश्य रस्सी की तरह उन तीनों को जकड़ने लगा है। उसने अपनी शराब का एक छोटा सा घूंट लिया, फिर शांत भाव से एरियन की ओर देखा। उन्होंने सरल शब्दों में कहा, मैं लेडी सेरिया से मिल रहा था, आप बिल्कुल सही समय पर आई। एरियन के कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। सेरिया ने राहत की एक गहरी सांस ली, जिसे वह शायद जानती ही नहीं थी कि वह रोक कर रखी हुई थी। माइकल ने बोलना जारी रखा, क्या मैं आपके लिए भी एक गिलास ला दूं? एरियन ने उसकी उंगलियों के बीच रखी शराब पर एक नजर डाली, फिर सेरिया को अपनी शराब पकड़े हुए देखा। उसकी मुस्कान थोड़ी नरम पड़ गई। मुझे यह अच्छा लगेगा, उसने कहा। माइकल ने एक बार फिर सबक की ओर इशारा किया। जैसे ही वेटर जल्दी से आया, सेरिया असहज महसूस करने लगी, फिर उसने धीरे से अपना गला साफ किया। राजकुमारी श्री माइक, क्या मैं आप दोनों को थोड़ी जगह दूं? उसने पूछा। एरियन ने आश्चर्यजनक संयम के साथ उसकी ओर रुख किया। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, उसने जवाब दिया। हम बस एक ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं। सेरिया ने सिर हिलाया, हालांकि जिस तरह से उसने अपना गिलास थोड़ा ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था, उससे ये स्पष्ट हो गया कि वह निश्चित नहीं थी कि यह अच्छी बात है या नहीं। इसी बीच माइकल ने दोनों महिलाओं को देखा, जिनमें से एक शर्मिंदा और घबराई हुई थी, जबकि दूसरी शांत लेकिन तेज तर्रार थी। और उसने सोचा, यह अचानक नरक से भी ज्यादा खतरनाक क्यों लगने लगा है। पब फ्यूचर एड्स। सौभाग्य से यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। एरियन ने वेटर द्वारा दिए गए नए गिलास को स्वीकार कर लिया। सेरिया ने मौन स्वीकृति के रूप में अपना हाथ थोड़ा और ऊपर उठाया। माइकल ने बिल्कुल शांत भाव से अपनी ड्रिंक की एक घूंट ली। तब कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। वे बस वहीं खड़े रहे। एरियन चुपचाप हॉल का अवलोकन करती रही, उसकी निगाहें कभी कभी सेरिया की ओर चली जाती थीं। सेरिया ने पूरे 10 सेकंड तक झूमर को देखकर मंत्रमुग्ध होने का नाटक किया। माइकल को शांति का अनुभव हुआ। 10 सेकंड और बीत गए, फिर 15, फिर 20। सेरिया के चेहरे के भाव धीरे धीरे घबराहट और विनती के बीच के भावों में बदल गए, मानो वह खामोशी से चीख रही हो, कृपया कोई कुछ बोले। एरियन की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उसने अपने गिलास के डंडे पर अपनी उंगलियां कस लीं और उसकी संयमित मुस्कान थोड़ी सी लड़खड़ा गई। माइकल लोगों को आते जाते देखता रहा। पॉलिश किए हुए संगमरमर पर लालटेन की टिमटिमाती रोशनी प्रतिबिंबित होती रही और सोचने लगा, बहुत बेहतर, एकदम शांत। सेरिया फर्श में धंस जाना चाहती थी। मुझे उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। उसने अपनी निगाहें झूमर पर टिकाए रखी, मानो वह क्रिस्टलों पर पड़ने वाली रोशनी की सराहना कर रही हो, लेकिन उसके विचार छत से कोसों दूर थे। अगर कोई एक व्यक्ति था जिसने राज्य में प्रसिद्ध होने से पहले माइक नॉर से वास्तव में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, तो वह सेरिया थी। वे लोग नहीं जो सामाजिक रूप से आगे बढ़ने की चाह रखने वाले थे और जिन्होंने टूर्नामेंट के बाद ही उसका नाम जाना था। मैजलियान मायने नहीं रखता था। उसके और माइकल के बीच का रिश्ता पूरी तरह से उद्देश्य और लाभ पर आधारित था, आपसी हित, लेन देन। लेकिन उसने उससे बस थोड़ी देर बात की और पुराने दोस्तों की तरह एक दिलचस्प बातचीत का आनंद लिया, भले ही वे पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। उसकी उंगलियां गिलास के डंठल पर और कस गईं। और अब मुझे देखो, मैं यहाँ उसके और राजकुमारी के बीच एक पूरे मूर्ख की तरह खड़ा हूँ। ये घटना उस पौराणिक खंडहर के बारे में खबर फैलने के कुछ दिनों बाद शुरू हुई थी। जो कुछ हुआ था उसकी अफवाहें फैल रही थीं और ऐसा लग रहा था कि सर माइक को भी इस मामले में घसीट लिया गया था। यहाँ तक कि शाही परिवार भी उन्हें कितना महत्व देता प्रतीत होता था। उसके पिता ने उसे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया था। उसका बड़ा भाई भी वहां मौजूद था। उन्होंने नरमी से बात की थी, लेकिन हर शब्द के पीछे का इरादा स्पष्ट था। सेरिया, तुम सर माइक से तब परिचित थी जब राज्य के बाकी लोगों ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया था। यह एक दुर्लभ अवसर है। उनका भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। इस संबंध को और गहरा करने का प्रयास न करना मूर्खता होगी।